नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 जून 2025। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते अपने पहले आर्टिकल की ओर। हमारा जो पहला आर्टिकल है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। 2025 का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो रिलीज हुआ है, इससे रिलेटेड हमारा पहला आर्टिकल है। काम की चीज़ें पहले बता देता हूँ, एग्ज़ाम के लिए क्या क्या काम का है। सबसे पहले प्रीलिम में बहुत ज़्यादा काम का है। प्रीलिम में क्वेश्चन आता है इंडेक्स वगैरह से, इंडेक्स होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। अब क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, ये इंडेक्स रिपोर्ट वगैरह होती है, उससे हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले कोई बड़ा इंडेक्स है या कोई बड़ा रिपोर्ट है, लाइक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, ये सब जो होते हैं ना, इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन सब को तो डिटेल में याद रखना है। डिटेल में मतलब इन सब में याद रखना है कि इन्हें कौन रिलीज़ करता है, कौन इन्हें रिलीज़ करता है। मैं अलग पेज लेके बताता हूँ। कोई इम्पोर्टेंट रिपोर्ट या इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, महत्वपूर्ण अगर है ना, तो उसमें क्या क्या याद करना है आपको कि सबसे पहले इनको कौन रिलीज़ करता है, पहले इसे कौन रिलीज़ करता है, इसके बाद में किस देश को कौन सी रैंक मिली है, ये भी याद रखना है। क्या क्या इसके पैरामीटर है, मतलब किस किस आधार पर ये इंडेक्स है वो जारी किया जाता है, ये चीज़ें याद रखनी है जब ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट और महत्वपूर्ण इंडेक्स है। वैसे हर साल हर दिन में एक रिपोर्ट और इंडेक्स प्रकाशित होता है, सबको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज कि ऐसे काउंट करोगे तो 365 डेज होते हैं और उसमें 500 इंडेक्स और 500 रिपोर्ट होती है। सब आपको याद रहेंगे नहीं, सारे फैक्टर सब कुछ आपको याद रहने वाला वैसे भी नहीं है। तो हमें क्या याद रखना है, महत्वपूर्ण है उसको याद रखो, बाकी कोई रैंडम होते हैं उसको वैसे याद नहीं रखना है। कोई मतलब ही नहीं, छोटा सा इस संस्था ने ये रिपोर्ट और इंडेक्स जारी किया है। हर कोई मतलब कोई भी नल्ला बेरोजगार बैठा है ना, उसका काम यही एक ही होता है, रिपोर्ट और जारी कर दो, तो सबको हम याद करने नहीं बैठेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग जी। तो सबको हम याद करने नहीं बैठेंगे, हमारा वो काम नहीं है। हमारा काम है जो महत्वपूर्ण है उसको याद करेंगे, जो काम की चीज़ें नहीं है उसको अवॉइड करेंगे। चलते हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला आर्टिकल है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। बात करते हैं न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इस वजह से है, चर्चा में इस वजह से है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्या नाम है संस्था का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। कौन सी संस्था है वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज करती है, कमेंट में बताओ। अभी कभी या तो कमेंट करो या कहीं पे लिखो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन रिलीज करता है। अभी कभी या तो कहीं पेज पे लिखो या कमेंट में लिखो। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है। विश्व आर्थिक मंच, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज किया जाता है। याद हो गया, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा याद किया जाता है, रिलीज किया जाता है। याद हो गया भूलना मत, काम की चीज़ है, भूलना मत, याद रखो याद हो गया ना सॉरी याद रख लो इसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो रिलीज किया जाता है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, काम की चीज़ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लो। ठीक है जी। अब इसमें किस बातों के बारे में जिक्र किया जाता है, जो भी इंडेक्स रिलीज किया जाएगा, जो भी रिपोर्ट रिलीज की जाएगी, उसमें किसी न किसी विषय पर तो चर्चा की जाएगी। तो किस विषय पे इस पर चर्चा की जाती है, तो इसमें लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, कौन रिलीज करता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें किस विषय पे चर्चा होती है, लैंगिक समानता के बारे में बात की जाती है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की जाती है, जेंडर इक्वालिटी को दर्शाया जाता है, इसकी स्थिति को दर्शाया जाता है। तो पॉइंट लिखो। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या होगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स या रिपोर्ट जो भी हो, रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, किसके बारे में बात की जाती है, जेंडर गैप के बारे में, जेंडर गैप कहो, ठीक है,
या लैंगिक समानता कहो, लैंगिक समानता कहो, या फिर कहो आप जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, इनके बारे में बात की जाती है। ठीक है, इनके बारे में बात की जाती है किसके अंतर्गत? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंतर्गत, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की जाती है, इसकी स्थिति को दर्शाया जाता है। 2 पॉइंट क्लियर है, याद हो गया? क्लियर है मतलब आपको याद हो गया है, भूलना नहीं है इसको, याद हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं, रैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। चलो रैंक के बारे में बात करते हैं। भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है 131वां स्थान। कौन सी रैंक मिली है भारत को? 131वीं रैंक मिली है। और बात करें लास्ट जो रिपोर्ट आई थी ना, तब भारत को कौन सी रैंक मिली थी? 129वीं रैंक मिली थी। अब कौन सी मिली है? 131वीं मिली है। मतलब भारत है वो 2 कदम और पीछे चला गया है। यहाँ पे खड़ा था, अब यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब भारत है वो 2 कदम पीछे आ गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसके बारे में बात होती है? जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। ठीक है, किसके बारे में बात की जाती है? जेंडर गैप यानी कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की जाती है, लैंगिक समानता के बारे में बात की जाती है। भारत को कौन सी रैंक मिली है? 131वीं रैंक मिली है। पहले कौन सी रैंक थी भारत की? 129वीं रैंक थी, 129 रैंक थी। अभी कौन सी रैंक मिली है? 131, 131वीं रैंक भारत को मिली है। क्लियर है? याद रख लेना, याद रख लेना इसको। ठीक है, भारत का जेंडर पायरिटी स्कोर क्या है? अब ये क्या होता है? इसका मतलब होता है महिलाओं को कितनी समानता दी जाती है लैंगिक आधार पर। मैं इसके बारे में आगे अभी क्लियर करने वाला हूं, लेकिन अभी समझ लो भारत का जेंडर पायरिटी स्कोर है कितना है? 6.4, 64.4। मैं अभी समझा देता हूं जेंडर पायरिटी होता क्या है। देखो, जेंडर पायरिटी का मतलब होता है, जेंडर पायरिटी इसका मतलब होता है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता यानी कि 100 मतलब लड़के हैं और 100 लड़कियां हैं, तो इसमें कितनी लड़कियां वो इसको पढ़ रही है, कितने लड़के हैं वो पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ में 100 लड़कियों और 100 लड़कों के बीच में से कितने को नौकरी मिल चुकी है, कितने हैं वो राजनीति में है। ये सब चीज़ें देखी जाती है कि महिला कितनी पॉलिटिक्स में है, महिलाओं की हेल्थ इश्यूज मतलब हेल्थ कंडीशन कैसी है, महिलाओं की एजुकेशन जो स्टेटस है वो कैसा है। इन सब चीज़ों की बात की जाती है लैंगिक पायरिटी मतलब लैंगिक समानता के अंतर्गत। लैंगिक समानता, लैंगिक का हो तो क्या है? जेंडर। महिला और पुरुष में समानता कितनी देखी जाती है, क्या महिला और पुरुष है वो इक्वल है, क्या इसमें पिछड़ापन देखने को मिलता है, इसके बारे में बात की जाती है जेंडर पायरिटी की। तो भारत का कितना स्कोर है? मतलब 100 लड़के पढ़ रहे हैं ना, उसमें 64 लड़कियां पढ़ रही है। भावना वसली यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। भावना जी यूट्यूब पर भी कल क्लास है वो अवेलेबल है। ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है ना। ये स्टार्ट कब किया गया था? डेट किसकी डेट के बारे में पूछ रहे हो आशुतोष जी? जेंडर पायरिटी स्कोर यानी कि महिला 100 ये पढ़ रहे हैं ना, कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 लड़के पढ़ रहे हैं, उसमें से 64 लड़कियां पढ़ रही है। 100 लड़के हैं वो किसमें? राजनीति में, तो उसमें 64 है वो महिला है वो राजनीति में। ये बात की जा रही है, महिला और पुरुषों के अंतर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, दुनिया में सबसे आगे कौन है? आगे हर साल यही रहते हैं। कौन रहते हैं? आइसलैंड आगे रहता है। ठीक है, 16 सालों से आइसलैंड टॉप कर रहा है, फिर फिनलैंड, फिर नॉर्वे, फिर यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड, ये हर बार टॉप कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नहीं, इसमें आप ये याद रखते हो कि आइसलैंड है वो हर वर्ष टॉप कर रहा है, बाकी टॉप 5 याद नहीं रखोगे तो चलेगा। मतलब आप ये चीज़ें याद रख सकते हो। सबसे पहले कौन रिलीज करता है? ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। ठीक है, किसके बारे में बात की जाती है? लैंगिक समानता के बारे में बात की जाती है। लैंगिक समानता के बारे में इसमें बात की जाती है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, भारत को कौन सी रैंक मिली है? 131वीं रैंक मिली है भारत को। पहले कौन सी रैंक थी? 129वीं रैंक थी पहले। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने टॉप किया है। आइसलैंड टॉप किया है, जो हर वर्ष यही टॉप करता आ रहा है। भारत का जेंडर पैरिटी क्या है? 68 68% है वो भारत का क्या है? जेंडर पैरिटी है। लैंगिक समानता कितनी है? लैंगिक समानता है 68%। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है। बहुत सब कुछ याद नहीं रखना है, सब कुछ याद नहीं रखना है, बिल्कुल इतना बेसिक चीज़ें याद रखनी है। ओके,
एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे क्या? देखो एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे, आप है ना प्लीज़ कमेंट है ना एक बार ये क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में करना, क्योंकि मेरे को है ना देखना पड़ता है अलग जाके कमेंट है, मैं अवॉइड नहीं कर रहा हूँ कमेंट को, पर मेरे को अलग जाके देखना पड़ता है ना। तो एक बार क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में कमेंट करना, मैं सबको आंसर कर दूंगा। नोट्स वगैरह कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, या फिर आप में से कोई पहले से जुड़ा हुआ तो प्लीज़ इनको रिप्लाई कर देना है ना, मेरे को अलग से कमेंट देखने पड़ते हैं, तो आप में से कोई जुड़ा हुआ तो इनको रिप्लाई कर देना प्लीज़, है ना। ठीक है जी। दुनिया में जेंडर गैप की स्थिति क्या है? दुनिया में ये देखो 68%। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है दुनिया में क्या स्थिति है, दुनिया में लैंगिक समानता क्या है, ये सब चीज़ें याद नहीं रखनी है। इतनी चीज़ याद रख सकते हो, मेंस में कहीं लिखना हो कि अभी भी हम बात करें लैंगिक समानता की, तो लैंगिक समानता लाने के लिए अभी भी हमें 100 से अधिक वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि अभी तक बात करें, अभी तक की सिचुएशन की, तो पूरी तरह से इसके बारे में अभी बात हुई नहीं है, पूरी तरह से अभी तक लैंगिक समानता नहीं आई है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, लैंगिक समानता अभी तक हमें अचीव नहीं हुई है, बहुत पीछे हैं हम अभी तक। क्यों पीछे हैं? क्योंकि पूरी तरह से हम इसे प्राप्त ही नहीं कर पाए थे। हमारा टारगेट था कि 100% महिलाओं को साक्षरता होगी, जो अभी अभी नहीं अचीव हुई है। हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, तो पूरे विश्व में भी अभी तक लैंगिक समानता है, उसे हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। चाहे हम राजनीति की बात कर रहे हैं, चाहे मेडिकल की बात कर लो, चाहे एजुकेशन की बात कर लो, या बिजनेस की बात कर लो, किसी की फील्ड की बात कर लो, किसी भी फील्ड की बात कर लो, अभी तक लैंगिक समानता है, हमें उसे अचीव नहीं कर पाए हैं। कोई भी देश हो, चाहे यूएस जैसे देश क्यों नहीं हो, चाहे आइसलैंड की बात करो, कहीं पर भी लैंगिक समानता पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाए हैं। अभी तक 100 वर्ष लग जाएंगे, ऐसा मेंस में आप कहीं लिख सकते हो। मेंस में जब लैंगिक समानता के बारे में कुछ लिखना हो तब इस प्रकार की बात आप लिख सकते हो। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? ये लैंगिक पैरिटी होती है। लैंगिक पैरिटी मतलब समानता की बात की जा रही है कि लैंगिक समानता अभी भी 123 साल, ये लाइन यहाँ पे लिखी है, पूरी दुनिया में लैंगिक समानता को लाने के लिए अभी भी 123 साल वर्ष लग जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है? दक्षिण एशिया है, उसने अच्छा काम किया है। और ये है ना, ये तो मेरे को फैक्चुअल डिटेल सही नहीं लगी है। वैसे हम बात करेंगे भाई कि अब भारत को क्रिटिसाइज करना है तब तो ठीक है, जैसे बांग्लादेश ने जबरदस्त छलांग लगाई है। बांग्लादेश को कौन सी रैंक मिली है? 75 मिली है। भारत को कौन सी मिली है? 131वीं रैंक मिली है। तो ये देखो 75 मिली है। अब ये तो सही नहीं है ना, ये तो फैक्ट कैसे सही लगेगा? बांग्लादेश जैसा देश, वहाँ पे महिलाओं को वैसे ही इज्जत नहीं दी जाती है। पाकिस्तान जैसा देश, वहाँ पर महिलाओं को वैसे ही तवज्जो नहीं दिया जाता है। ईरान जैसा देश, अब वहाँ पे उनका स्कोर कैसे अच्छा हो सकता है? इस जो ये रिपोर्ट है उसमें बात की गई है कि महिलाओं की स्थिति के बारे में जब बात करते हैं तो भारत की स्थिति है वो साउथ एशिया में कौन कौन से बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है, इसमें भारत की स्थिति सबसे घटिया है। परंतु ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब अफगानिस्तान जैसा देश है वो कैसे टॉप कर सकता है? तो ये तो थोड़ी मेरे को इलॉजिकल लगी बात है ना। वैसे इलॉजिकल ही है, बट हमें तो देखना है कि भाई क्या बात लिखी है, याद करना है, उससे मतलब है। ठीक है, लॉजिकल इलॉजिकल से तो क्या ही करना है। ठीक है जी, यही बात की गई है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, इसको भी थोड़ा बहुत देख लो। क्या क्या पॉइंट है कि कौन कौन से क्षेत्र है उसमें भारत का प्रदर्शन कैसा है। ये अलग अलग क्षेत्र है, ठीक है, अलग अलग डायमेंशन है, उसमें भारत ने कैसा परफॉर्म किया इसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी का जो सेक्टर होता है ना, आर्थिक क्षेत्र, उसमें कैसा स्कोर किया भारत में। मतलब बिजनेस में व्यापार कर रही है महिलाएं, ठीक है, कोई काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, इसके बारे में बात करें तो इकोनॉमी का जो सेक्टर होता है उसमें महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो इकोनॉमी के सेक्टर में अभी थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है, 0.9। फैक्ट याद नहीं रखना है, छोड़ो इसको, ये भी छोड़ो, ऐसे लिख सकते हो। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में सुधार देखने को मिला है। आर्थिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में सुधार देखने को मिला है। पॉइंट अगर मेंस में लिखना होगा बस इतना ही लिख दो। मेंस में जब जेंडर गैप के बारे में आपको कुछ लिखना हो, महिला समानता के बारे में, ठीक है, इसके बारे में कुछ लिखना हो तो इतना ही लिख सकते हो कि हाँ महिलाओं की स्थिति में सुधार देखने को मिला है। इनफ है, आपको डिटेल में नहीं रखना है कि भाई इतने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, नहीं, इतना आपको याद नहीं रहेगा। रियल में इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहते, जब मेंस में लिखने बैठते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें याद नहीं आती है। तो ठीक है, इतना ही लिख सकते हो। आर्थिक भागीदारी और अवसर में महिलाओं की स्थिति में सुधार देखने को मिला है, थोड़ा बहुत बट सुधार देखने को मिला है। नेक्स्ट है शिक्षा की प्राप्ति, यानी कि एजुकेशनल अटेनमेंट। एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में तो काफ़ी सुधार देखने को मिला है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो एजुकेशन में तो बहुत हमें सुधार देखने को मिला है। 97% स्कोर है, यानी कि अगर 100 लड़के पढ़ रहे हैं तो 97 उस पर लड़कियां पढ़ रही है। अब आप कहोगे 100 आउट ऑफ 100 क्यों नहीं है?
देखो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना अभी भी, कई कई सिचुएशन ऐसी देखने को मिलती है। तो 100 आउट ऑफ 100 होना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी बहुत अच्छा देखने को मिला है, बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला है। रिसेंट कुछ टाइम में तो और भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो ये अच्छा स्कोर कहेंगे हम। एजुकेशन के सेक्टर में मतलब शिक्षा के क्षेत्र में महिला और पुरुषों में समानता है वो कुछ हद तक देखने को मिली है। महिलाओं की स्थिति में भी सुधार देखने को मिला है, तो इसमें लगभग बराबरी की स्थिति है, ऑलमोस्ट है वो बराबरी की स्थिति है। अब देखो प्रैक्टिकल करने जाओगे तो कुछ चीज़ें और भी आपको ऊपर नीचे दिख सकती है। प्रैक्टिकल इन द सेंस होती है कि आप रियल में कितनी लड़कियां हैं वो ओनली किताबों में पढ़ रही, मतलब यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया और वो स्कूल नहीं जा पा रही है। अब आप कहोगे ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है, कई जगह आज भी ऐसी है जहाँ पर ओनली नाम ही लिखवाया जाता है, स्कूलों में ओनली नाम ही लिखवाया जाता है, रियल में लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता है। ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है, परंतु हमें क्रांतिकारी नहीं बनना है, ठीक है। हमें कोई झंडा लेके विरोध में नहीं जाना है। हमारा काम क्या, पढ़ना, जो लिखा है उससे समझ लेना और याद कर लेना, और मेंस में अगर क्वेश्चन पूछे तो उसको लिख के आ जाना, यही है। हमें क्रांतिकारी नहीं बनना है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत की जो स्थिति है वो लैंगिक समानता की दृष्टि से कुछ सुधार देखने को मिला है, ठीक है जी। आर्थिक सेक्टर में भी कुछ सुधार देखने को मिला है, और बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में तो वहां पर भी कुछ सुधार देखने को मिला है। फिर बात करते हैं स्वास्थ्य, इसमें कैसी स्थिति है, स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिला है, ठीक है। स्वास्थ्य के सेक्टर में मतलब पहले क्या होता था, लड़की को जन्मते ही मार दिया जाता था। कुछ राज्य, मैं एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि फिर वहां का कोई है तो उसको बुरा लग सकता है, तो मैं किसी राज्य के बारे में बात नहीं करूंगा, बट कुछ ऐसी स्थिति थी, कुछ ऐसी जगह थी, मान लो आप कुछ ऐसा लोकेशन के बारे में बात कर ले, कुछ ऐसे स्टेट थे, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे, वहां पर कोई लड़की पैदा हुई उसको मार दिया जाता था, जिसे हम कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या। बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलती थी। आप सबको पता होगा, सबने सुन रखा होगा, कहीं ऐसी जगह देखने को मिली है, कई ऐसी न्यूज़ देखने को मिली है। परंतु आज की बात करें ना तो आज इसमें भी चेंजेस देखने को मिला है, आज ये स्थिति सुधार देखने को मिला है यहाँ पर। तो बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र में सुधार देखने को मिला है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार देखने को मिला है, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा में भी सुधार देखने को मिला है। अब मेंस में कैसे लिखना है, मेंस में एज इट इज ऐसे लिखना है, आपको फैक्चुअल डिटेल नहीं रखनी याद, बिकॉज की नहीं याद नहीं रहेगी। अगर आप रख लेते हो याद और आप लिख लेते हो तो वेल एंड गुड है, मतलब बहुत अच्छा माना जाएगा। सर ये बता सकते हो क्या चीज़, सर बता सकते हो, मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में सुधार हुआ है। अब फैक्ट आपको याद रहे तो वेल एंड गुड है, न रहे तो ऐसे लिख सकते हो, आर्थिक क्षेत्र में सुधार देखने को मिला, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार देखने को मिला, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा में सुधार देखने को मिला, राजनीतिक सशक्तिकरण, ये पॉइंट इसको जरूर लिखना। इसमें आप फैक्ट भी याद रखना, इसमें आप फैक्ट दिए हुए ना इसको भी याद रखना। इसमें फैक्ट क्यों याद रखना, बिकॉज ये है ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ये आपके नंबर दिलाएगा। ये लिख दिया ना आपने, सही मानो बहुत अच्छा आपका आंसर माना जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है, बार बार इस पर जिक्र भी होता है। तो इसको तो आप है ना जरूर लिख के आना। क्या लिखना है, राजनीतिक सशक्तिकरण, यानी कि हम जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कितने कितने मेल पॉलिटिकल है, मतलब लीडर है, पॉलिटिक्स में कितने आदमी हैं, ऐसे सिंपल भाषा में समझो। पॉलिटिकल में मतलब पॉलिटिक्स में कितने आदमी काम कर रहे हैं, कितनी महिलाएं काम कर रही हैं। मैं सिंपल भाषा में यही है, आपको शुद्ध की ओर जाना तो वो भी हो सकता है, पर सिंपल भाषा में कितने आदमी मेल है वो पॉलिटिक्स में है और कितनी फीमेल है वो पॉलिटिक्स में। जब इसका अंतर देखोगे ना आपको स्थिति बहुत गंभीर देखने को मिलेगी। आप अपने आसपास ही देख लो, आपको ये स्थिति समझ में आ जाएगी। हर जगह आपको आदमी पॉलिटिक्स में दिख जाएगा, आपको चाय के ठेले पर भी ये पॉलिटिक्स करता हुआ दिख जाएगा, महिला पॉलिटिक्स में नहीं दिखेगी। जनरली माना जाता है कि महिलाओं का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता, बट ये गलत है। उनको इंटरेस्ट तो क्या, इनको एक मंच ही नहीं दिया जा रहा है। जब मैं आपको ये स्टेज नहीं दूंगा कि आप यहाँ पे आके बोलो तो आप कैसे बोलोगे। तो ये जो मानना है ना, ये जो धारणा है, ये गलत है कि महिलाओं को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है। इंदिरा गांधी महिला ही थी, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि महिलाओं को इंटरेस्ट नहीं होता है, इंटरेस्ट होता है, बट एक मंच नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है ना, इसको आप जरूर लिख के आना। मेंस में जब कुछ भी लिखना हो, महिलाओं के बारे में कुछ भी लिखना हो, महिलाओं की स्थिति के बारे में कुछ भी लिखना हो, इस पॉइंट को जरूर लिखना कि राजनीतिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। अगर आपको महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है, शिक्षा में ठीक है सुधार कर लिया हमने, आर्थिक क्षेत्र में भी सुधार करना जरूरी है, पर ये जो होता है ना सबसे बड़ा राजनीतिक सशक्तिकरण, इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और इसमें भारत में गिरावट देखी गई है। सब में हम थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं, बट यहाँ पर बात आती, यहाँ पे गिरावट देखी गई है।
क्यों गिरावट देखेगी? जब शक्ति की बात आती है, जब पावर किसी को ट्रांसफर करनी होती है, तब भारतीय किसी को नहीं करते। जब इंडियन की हम बात करते हैं या साउथ एशिया की बात कर लो, जब साउथ एशिया में पावर किसी को देनी होती है तब यहाँ पे जनरली नहीं दी जाती है। मैं आपको है ना एक एग्जांपल बताता हूँ इतिहास का। इतिहास जब हिस्ट्री आप पढ़ते हो, हिस्ट्री में भी आप देख लो, जब जब कोई महिला लीडर बनी है, महिला शासक बनी है, तब उसके आसपास के जो लोग हैं वो उससे खुश नहीं थे। आप इतिहास उठा के देख लो। मैं आज नहीं कहता हूँ, आज की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी जी के टाइम का देख लो या उससे पहले भी। प्रीलिम का प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्रीलिम के लिए भी काम का है ना, कौन रिपोर्ट रिलीज करता है, वो सब चीज़ें प्रीलिम के लिए काम की है। मेंस के लिए ये है कि अगर महिलाओं के बारे में पूछ ले तो हम तो मेंस और प्रीलिम दोनों पे फोकस करेंगे। अगर मेंस में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, तो दोनों पे आप लिख सकते हो, प्रीलिम और मेंस दोनों में काम आ जाएगा। तो ये स्थिति देखने को मिलती है कि महिलाओं की राजनीति में स्थिति है वो गंभीर है। हम काफ़ी समय से सुधार कर रहे हैं, हर समय आर्टिकल लिखे आते हैं कि महिलाओं की राजनीति में स्थिति नहीं है। अब यहाँ पे इफेक्ट क्या लिखा है, महिलाओं की संसद में हिस्सेदारी कितनी थी? 14% थी। मतलब 100 मेल है तो उसमें 14 है वो फीमेल है, अब घटकर 13 ही रह गई है। अब एग्जैक्ट 14.7% याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या लिख सकते हो, महिलाओं की संसद में जो भागीदारी है वो 20% से कम है, ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको एग्जैक्ट रियल नंबर याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसे तो इतना तो याद रख लेना कि महिलाओं की संसद में जो भागीदारी है वो 20% से कम है। ठीक है जी, पीईटी में काम आ जाएगा, पीईटी में नहीं, यूपीएससी में तो काम आ ही जाएगा, पीसीएस में काम आ जाएगा। अब पीईटी का तो नहीं पता, अब पीटी का प्रीलिम का पूछ रहे हो या पीईटी का पूछ रहे हो वो कंफ्यूजन है। अगर पीटी का पूछ रहे हो यूपीएससी में जो प्रीलिम होता है उसमें तो काम आ जाएगा, पर पीटी के लिए पूछ रहे हो तो उसका तो मेरे को पैटर्न नहीं पता है। बाकी करंट अफेयर आप देख लो, अगर काम आ जाए तो अच्छी चीज़ है। ठीक है जी, महिलाओं की हिस्सेदारी है वो घटी है, राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी है वो घटी है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बता देता हूँ मेंस में कैसे क्या क्या चीज़ें लिखनी है। अगर मेंस में महिलाओं के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाए और लिखना हो, आर्थिक, ये जरूर लिखना, आर्थिक वाला है ना, आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिला, इस फैक्ट को जरूर लिखना, कहीं पर भी लिखना है, और इसमें सुधार करने की भी आवश्यकता है। यूपीएससी पीईटी, यहाँ पीईटी में काम आ जाएगा ना, आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसे आप इकोनॉमी की कंडीशन में भी देख सकते हो। अगर 100 मेल है तो मान लो ना, तो 100 एक स्थान पे 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें 50 मेल होंगे 50 फीमेल होंगे। अगर आप आर्थिक क्षेत्र में, अब मैं बात करते हैं इकोनॉमी के सेक्टर में, अगर महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, इसका मतलब है कि आधी आबादी, 50% है आबादी, उसको तो आपने देश का जो ग्रोथ रेट है उसे बाहर कर दिया है। देश का जो विकास है उसमें से 50% आबादी को आपने बाहर कर दिया है, केवल 50% आबादी बची है जो देश के विकास में भूमिका निभा रही है। तो अब इसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि देश के विकास के लिए ये जो 50% आबादी है जिसको आप पीछे छोड़ रहे हो, उसको पीछे छोड़ना नहीं है, उसकी भी भागीदारी होना जरूरी है। तो ये जो पॉइंट है ना, उसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो। चाहे कोई इकोनॉमी का क्वेश्चन है जिसमें महिलाओं की बात करनी है, जरूर लिखना है इसको, चाहे कैसा भी एथिक्स का क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके से पूछा जाए, एक आर्थिक का ये जरूर लिखना, एक राजनीति का ये जरूर लिखना, क्योंकि इस दोनों में अभी भी हम पिछड़े हुए हैं। महिलाओं की बिजनेस में अभी भी भूमिका इतनी अच्छी नहीं है, रोजगार के रूप में महिलाओं की अभी भी इतनी अच्छी भूमिका नहीं है। सेम आती राजनीति में भी महिलाओं की इतनी अच्छी अभी भी भूमिका नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट है, आप जरूर लिख के आना। ठीक है जी, इन दोनों पर आप जरूर ध्यान देना। ओके, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पे क्विक रिवीजन एक बार कर लो। भारत की रैंकिंग कौन सी है? 131वीं रैंक है। कौन इसे रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। किसके बारे में बात की जाती है? लैंगिक समानता के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में बात करें? ग्लोबल इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत का स्कोर कितना है? 64% है, 64% है। टॉप किसने किया? आइसलैंड ने किया है। दक्षिण एशिया में सबसे बेस्ट कौन है? बांग्लादेश है, जिसने 24 स्थान टॉप किया है। और भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, राजनीति में स्थिति घटी है। ये क्विक रिवीजन के लिए इसे आप देख सकते हो। ओके, आर्टिकल डन, क्लियर है? जल्दी से सारी पॉइंट लिख के बता दो, या तो किसी पेज पे लिख दो या कमेंट में लिख दो। कौन रिलीज करता है? भारत की स्थिति कैसी है? टॉप किसने किया है? ये पॉइंट एक बार लिख दो आप, है ना। और किसके बारे में बात की जाती है? ये 4 पॉइंट है, आप लिख दो।
ताकि याद हो जाएगा सारा, बस यही इस आर्टिकल में था, इतने पॉइंट काम के थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, सीबीआई को मिला भारत का पहला सिल्वर नोटिस। सीबीआई को मिला भारत का पहला सिल्वर नोटिस, क्या मतलब है इसका? अब ये पहले देख लो काम कहाँ आएगा। ये प्रीलिम के लिए काम का है, मेंस में काम का नहीं है। अगर मेंस में आप सोच रहे हो कि इससे क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, मेंस में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रीलिम में काम का है। प्रीलिम में क्वेश्चन इससे आने की संभावना है, आ भी सकता है। ठीक है, सीबीआई को मिला भारत का सिल्वर नोटिस, क्या मतलब है? फ्रांस की एक एम्बेसी थी भारत के अंदर, फ्रांस की एम्बेसी थी भारत में, कहाँ पर थी? दिल्ली में। वहाँ पर एक उसमें कोई अधिकारी होगा, उसने क्या किया था? फर्जीवाड़ा कर लिया था। फर्जीवाड़ा क्या कर लिया था? मतलब पैसे का लेन देन कर लिया था, कोई घोटाला कर लिया था। ठीक है, कोई इकोनॉमिक मतलब ऑफेंडर बन गया था, मतलब इकोनॉमी के टर्म में उसने कोई फर्जीवाड़ा वगैरह कर लिया था। अब वो ये फर्जीवाड़ा करके यहाँ से भाग गया, फर्जीवाड़ा करके भारत से भाग गया। अब इसके खिलाफ क्या हुआ? इसके खिलाफ सीबीआई ने, है ना, सीबीआई ने किसको बोला? इंटरपोल को बोला। इंटरपोल क्या है? आगे बात करने वाले इंटरपोल को। तो सीबीआई ने इंटरपोल को बोला कि ये भाई जो व्यक्ति है ना, इसने भारत में फ्रॉड किया है, इसके खिलाफ आप नोटिस जारी करो। तो ये जो नया नोटिस है ना, सिल्वर नोटिस, पहले ये अवेलेबल नहीं था, रिसेंट के टाइम में इसे अवेलेबल किया गया है। अब ये जारी किया गया किसके खिलाफ? वो जो भाग के चला गया था उसके खिलाफ ये जारी किया गया है। किसने जारी किया? इंटरपोल ने। किसके कहने पे? सीबीआई के कहने पे जारी किया, इस वजह से चर्चा में है। सीबीआई ने कहा किसको? इंटरपोल को। सीबीआई भारत की एक संस्था है, इंटरपोल पूरे वर्ल्ड की एक संस्था है। सीबीआई ने इंटरपोल से कहा भाई एक व्यक्ति है वो फ्रॉड करके भाग गया है, उसके खिलाफ आप क्या करो? सिल्वर नोटिस है वो जारी करो। पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो है ना, भारत के कहने पर पहली बार जारी किया गया है। इसका मतलब इससे पहले किसी भी देश ने कहा है उसके कहने पे जारी नहीं किया है। यहाँ पर सीबीआई ने अनुरोध किया और इंटरपोल ने पहली बार जारी किया है। ठीक है, पहले इटली के लिए जारी किया था, लेकिन वो इंटरपोल ने खुद से ही जारी किया था। इटली के मतलब इटली ने ऐसे नहीं बोला था नहीं सर आप जारी करो, नहीं, इटली के लिए इंटरपोल ने खुद से जारी किया था, उसके लिए इटली ने अनुरोध नहीं किया था। परंतु यहाँ पे सीबीआई के अनुरोध पर पहली बार जारी किया गया है सिल्वर नोटिस। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इंटरपोल के बारे में बात करते हैं। चर्च न्यूज़ में क्यों है आपको समझ में आ गया, सीबीआई ने कहा था और सीबीआई के कहने पर ये नोटिस है वो जारी किया गया है। सीबीआई के कहने पर सिल्वर नोटिस है वो इंटरपोल के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं कि इंटरपोल होता क्या है। इंटरपोल की अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1923 में की गई थी। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, आईसीपीसी, इंटरनेशनल क्राइम पुलिस कमीशन, रख लो इस चीज़ को। इंटरपोल की स्थापना 1923 में। इंटरपोल की स्थापना कब की गई थी? 1923 में। क्या यूपीएससी डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इंटरपोल की स्थापना कब की गई थी? 1923 में की गई थी, 1924 में की गई थी, ऐसे पूछेगा? नहीं। यूपीएससी कभी अगर फैक्चुअल कोई क्वेश्चन पूछता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो वो कैसे पूछता है? संस्थाओं के नाम दे देगा और इनकी स्थापना के आगे लिख देगा इंटरपोल स्थापना 1923 या 1925 लिख सकता है। ऐसे कोई गलत फैक्ट लिख लेगा, तो ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन के तहत क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा कि आप बताओ इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, फिर तो वो यूपीएससी थोड़ा ही रह जाएगा, वो तो कोई भी वनडे एग्जाम हो जाएगा। तो यूपीएससी डायरेक्ट फैक्ट है वो नहीं पूछेगा। आजकल तो वनडे एग्जाम में भी डायरेक्ट फैक्ट है वो नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, पर आपको क्या मदद मिलती है? मदद ये मिल जाती है, आपको अगर क्रोनोलॉजी याद है ना, आपको अगर टाइम लाइन याद है, तो आप है ना ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। जब 4 ऑप्शन एक तरीके के दिख रहे हो तो आपको पता नहीं भाई ये गलत है, तो हम है ना उत्तर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें थोड़ी बहुत क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, थोड़े बहुत फैक्ट है वो हमें याद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फैक्ट याद ही मत करो, यूपीएससी तो फैक्ट पूछता नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें वो मदद कर देता है। इस वजह से थोड़ी बहुत फैक्ट हमें याद होनी चाहिए। जो ये क्लियर हो गया, इसकी स्थापना है 1923 में हुई थी। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, आईसीपीसी इसके रूप में से बनाया गया था। पहले इसका नाम इंटरपोल नहीं था, पहले जो इसका नाम था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, ये इसका पहले नाम था। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ये इसका पहले नाम था। 1956 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? इंटरपोल। 1956 में 1956 में इसका नाम बदलकर इंटरपोल कर दिया गया। पहले क्या था? आईसीपीसी नाम था, अब बदलकर क्या कर दिया गया है? इंटरपोल कर दिया गया। कब किया ये 1956 में किया है।
कितने देश इसके मेंबर है? 196, 196 देश इसके मेंबर है। भारत भी इसका एक सदस्य है और वो भी संस्थापक। जब इसकी स्थापना हुई थी तब से भारत इसका मेंबर है। कितने दोस्त टोटल देश कितने हैं? 196, 196 देश टोटल इसके मेंबर है। भारत भी इसका एक संस्थापक है, भारत भी इसका एक संस्थापक सदस्य है। इसका मतलब भारत इसका मेंबर है। ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है वो लियो, फ्रांस में है। कहाँ पर इसका मुख्यालय? लियो, फ्रांस में इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर है। भारत की ओर से इंटरपोल के काम कौन संभालता है? भारत की ओर से इंटरपोल से जुड़े जो भी काम होते हैं उसे कौन मैनेज करता है, उसे कौन संभालता है? तो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो, सीबीआई है वो इंटरपोल के काम संभालती है, जो कि सीबीआई का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो बनाया गया है। इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो कौन है? तो वो सीबीआई है। अगर आपको ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाए ना घुमा के कि इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो किसे बनाया गया है, तो सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई का काम सौंपा गया है। इंटरपोल का जो भी काम होगा, इंटरपोल को अगर भारत से कोई बात करनी होगी, कुछ भी काम करवाना होगा तो कौन करेगा? वो सीबीआई करेगा। इंटरपोल की स्थापना 1923 में, इसे आईसीपीसी कहा गया था। 1956 में, 1956 में इसका नाम दिया गया इंटरपोल। 196, 196 देश इसके मेंबर है। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय लियो, फ्रांस में है। इंटरपोल का काम कौन संभालता है? तो सीबीआई है वो इंटरपोल का काम संभालती है। ओके, याद रहेगा? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिल्वर नोटिस के बारे में। सिल्वर नोटिस क्या होता है? अभी हमने बात की थी कि इंटरपोल के द्वारा सीबीआई के कहने पर एक नोटिस जारी किया गया है। इंटरपोल ने सीबीआई को कहा, सीबीआई के कहने पर इंटरपोल ने एक नोटिस जारी किया है। ठीक है, इसे कहा गया सिल्वर नोटिस। अब ये सिल्वर नोटिस होता क्या है? सिल्वर नोटिस होता है जो ऐसा व्यक्ति होता है जो इकोनॉमिक ऑफेंडर बन जाता है, यानी कि वो भगोड़ा बन जाता है, पैसे की चोरी की, फ्रॉड किया और वो भाग गया, तो उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे इकोनॉमिक ऑफेंडर कहेंगे। इकोनॉमिक ऑफेंडर मतलब वो पैसों का उसने, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब कौन है? इकोनॉमिक ऑफेंडर ही तो है। अब विजय माल्या पॉडकास्ट में आके ये बोल देगा नहीं मैं इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं हूँ, परंतु है तो वो इकोनॉमिक ऑफेंडर ना। भारत से तो पैसे लेके भागा था ना, तो पैसे लेके भागा था तो वो एक इकोनॉमिक ऑफेंडर है। इकोनॉमिक ऑफेंडर मतलब पैसे लेके भागा है, उसके खिलाफ जारी किया जाता है सिल्वर नोटिस। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सिल्वर नोटिस है वो किसके लिए जारी किया जाता है? सिल्वर नोटिस है वो एसेट को रिकवरी करने के लिए। एसेट रिकवरी मतलब क्या होता है? मान लो आपने 100 रुपये बैंक से लोन लिया है, बदले में आपने क्या किया है? कुछ गिरवी रखा है और आप 100 रुपये लेके भाग गए हो, तो अब ये 100 रुपये वसूल करने के लिए आपकी जो एसेट थी उसको बेचा जाएगा, ये सारी चीज़ें करके ये वसूल किया जाएगा। तो एसेट को रिकवर करने के लिए जो हमने लोन दिया था, जो पैसे दिए थे बैंक ने, वो वसूल करने के लिए क्या किया जाता है? सिल्वर नोटिस है वो जारी किया जाता है। तो सिल्वर नोटिस कौन जारी करता है? सिल्वर नोटिस है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंटरपोल के द्वारा। किसके लिए जारी किया जाता है? कोई इकोनॉमिक ऑफेंडर होता है उसके लिए जारी किया जाता है, जो पैसे लेके भाग जाता है उसके लिए जारी किया जाता है, भगोड़ों के लिए जारी किया जाता है। भगोड़ा अगर पैसे लेके भाग जाएगा तो उसकी संपत्तियां होगी अलग अलग देशों में, उन संपत्तियों को जब्त करने के लिए ये चीज़ है वो जारी की जाती है, सिल्वर नोटिस है वो जारी किया जाता है। ठीक है, ये नोटिस फरार अपराधियों की संपत्ति को खोजने, जानकारी साझा करने में सहायक होती है, संपत्ति चाहे विदेश में ही क्यों नहीं हो। मतलब भारत से विजय माल्या भाग के कहाँ चला गया? इंग्लैंड में चला गया। अब उसकी संपत्ति चाहे इंग्लैंड में ही क्यों ना हो, राइट, टिया जी करेक्ट, ग्रेट। ठीक है, तो उसके खिलाफ ये जारी किया जाता है। अब विजय माल्या भाग के इंग्लैंड में चला गया, उसकी संपत्ति भी कहाँ होगी? इंग्लैंड में होगी, तो इसे जब्त करने के लिए ये जारी किया जाता है। डन है। अब बात करते हैं सिल्वर नोटिस की। सिल्वर नोटिस से जुड़े कौन कौन से तथ्य हैं, मतलब सिल्वर नोटिस है उसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो भारत पहला देश बन गया है जिसके अनुरोध पर सिल्वर नोटिस है वो जारी किया गया है। सिल्वर नोटिस कब ये, मतलब सिल्वर नोटिस है वो पहले तो नहीं था, पहले जो इंटरपोल के नोटिस थे उसमें सिल्वर नोटिस नहीं था, उसमें रेड थे, ब्लू था, बट सिल्वर नोटिस नहीं था। इसे 2025 में जारी किया गया है। और सबसे पहली बार किसी के लिए ये नोटिस इश्यू किया गया था, वो इटली के लिए इश्यू किया गया था। सबसे पहली बार इटली के लिए इश्यू किया गया था। भारत के लिए कब किया गया? अभी किया गया है। भारत के लिए अभी किया गया। और सबसे पहली बार जो इश्यू किया गया था वो किसके लिए? इटली के लिए इश्यू किया गया था। भारत 51 देश, 51 कंट्री है जो है वो
इस जो ये सिल्वर नोटिस वाली है ना, सिल्वर नोटिस वाला ये नया नोटिस है, इसमें 51 कंट्रीज शामिल है, उसमें भारत भी शामिल है। मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, टोटल 51 देश है, इनके लिए ये सिल्वर नोटिस है वो जारी किया जाता है, और इन 51 देशों में भारत भी शामिल है, 51 कंट्रीज में भारत भी शामिल है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि नया नया शुरू किया गया है, और इस पर बेनिफिट देखने के आधार पर इसे परमानेंट कर दिया जाएगा। और सीबीआई ने है ना एक पोर्टल बनाया है, भारत पोर्टल, इसको याद रखना, भारत पोल, ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा प्रीलिम में कि भारत पोल पोर्टल है वो किसने बनाया है, सीबीआई ने बनाया है। भारत पोल नाम का जो पोर्टल है वो किसने बनाया है, सीबीआई ने बनाया है। क्यों बनाया ये पोर्टल, ये पोर्टल बनाया है इंटरपोल की हेल्प करने के लिए, इंटरपोल से जुड़ने के लिए। इंटरपोल जो भी नोटिस देती है, जो भी काम करती है, उससे जुड़ने के लिए सीबीआई के द्वारा भारत पोल नाम का पोर्टल बनाया गया है। तो अगर प्रीलिम में क्वेश्चन आए भारत पोल किसने बनाया है, सीबीआई ने बनाया है। क्यों बनाया है, इंटरपोल से कनेक्शन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। सिल्वर नोटिस समझ में आ गया, भारत पोल समझ में आ गया हमें, ठीक है, इंटरपोल समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इंटरपोल के अलग अलग नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरपोल इसके अलावा कौन कौन से नोटिस है वो जारी करता है, इसको छोड़ो, इसको नोटिस मत करना, ये यहाँ पे गलती चिपक गया है, ठीक है। इंटरपोल है वो कौन कौन सी नोटिस जारी करता है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर इंटरपोल के नोटिस के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला आता है रेड नोटिस, उसके बाद में आता है ब्लू नोटिस, उसके बाद में आता है ब्लैक नोटिस, उसके बाद में आता है येलो नोटिस। मैंने अलग अलग कलर भी दिए, जैसी बात की वैसा कलर भी मैंने दिया है। रेड नोटिस, रेड नोटिस किसके लिए दिया जाता है, रेड हैंडेड, मतलब जो क्राइम करता है, जो क्राइम करके भाग जाता है, उसके लिए दिया जाता है रेड नोटिस। रेड नोटिस किसके लिए दिया जाता है, जो क्राइम करता है और क्राइम करके भाग जाता है। तो जो भगोड़े होते हैं ना, उन भगोड़ों को पकड़ने के लिए रेड नोटिस इश्यू किया जाता है। जो भगोड़े होते हैं वो क्राइम करते हैं, क्राइम करके भाग जाते हैं, उनके लिए रेड नोटिस इश्यू किया जाता है। रेड नोटिस याद रख लेना, ये यूपीएससी पूछती है क्वेश्चन, याद रख लो इन सबको। रेड नोटिस किसके लिए जारी किया जाता है, पहली बात, रेड नोटिस कौन जारी करता है, इंटरपोल जारी करता है। किसके लिए जारी करता है, भगोड़ों के लिए, जो क्राइम करके भाग जाते हैं उनके लिए जारी किया जाता है रेड नोटिस। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, दिक्कत नहीं है। दूसरा है ब्लू नोटिस, देखो ये तो समझने वाली बातें नहीं, रटने वाली बातें हैं, तो रट लो। रेड नोटिस भगोड़ों के लिए, ठीक है। ब्लू नोटिस किसके लिए, किसी से कोई जानकारी प्राप्त करनी है, किसी से कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो ब्लू नोटिस जारी किया जाता है। आप ऐसे समझ लो, मुझे कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे ब्लू नोटिस कहा जाएगा। सिल्वर नोटिस, इंटरपोल, रेड ब्लू ब्लैक, और येलो भी कर लो ना, ये येलो नोटिस है, टिया जी, येलो नोटिस भी जारी किया जाता है, ठीक है। रेड नोटिस हो गया, ब्लू नोटिस हो गया, उसके बाद में है ब्लैक नोटिस। ब्लैक नोटिस होता है अगर कोई मर जाता है, ये मैं कह रहा था, अगर हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी होती है ना, उसके लिए क्या करते हैं हम, ब्लू पेन से लिख के मांगते भाई हमें जानकारी दे दो। तो ब्लू नोटिस किसके लिए, जानकारी के लिए। रेड नोटिस भगोड़ों के लिए, ब्लू नोटिस है वो जानकारी प्राप्त करने के लिए। ब्लैक नोटिस, ब्लैक नोटिस होता है अज्ञात शवों को प्राप्त करने के लिए। अज्ञात शव मतलब ऐसी कोई डेड बॉडी होती है, अब उसे प्राप्त हो गया है, तो उसके लिए कौन सी नोटिस जारी किया जाता है, ब्लैक नोटिस। अज्ञात शवों के लिए ब्लैक नोटिस। और येलो नोटिस लापता लोगों के लिए। अज्ञात शव मतलब डेड बॉडी, कोई अननोन डेड बॉडी, उसके लिए ब्लैक है। अननोन डेड बॉडी के लिए ब्लैक है, अननोन डेड बॉडी के लिए ब्लैक है। और बात करते हैं येलो, येलो है लापता, कोई खो गया है, उसके लिए है येलो नोटिस। रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस और येलो नोटिस, 4 नोटिस है। रेड भगोड़ों के लिए, ब्लू जानकारी प्राप्त करने के लिए, ब्लैक कोई मर गया है उसके बॉडी के लिए, और येलो नोटिस कोई गुम गया उसके लिए। ओके जी, करेक्ट, डन। ये सारे जो नोटिस है ना, ये जनरल सेक्रेटरीट होता है, इसके माध्यम से जारी किए जाते हैं। जनरल सेक्रेटरी होता है, उसके परामर्श पर ही, उसके अनुरोध पे ही ये सारे नोटिस है वो जारी किए जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये ईरान के बारे में है, इसको आगे पढ़ेंगे। मैंने ये ना यहाँ पे गलत पेस्ट कर दिया है, मैं वहाँ पे इमेज की बात करूँगा ईरान वाले की, तब मैं वापस यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। ये क्विक रिवीजन में एक बार देख लो। भारत को पहली बार सिल्वर नोटिस है वो इशू किया गया है। इंटरपोल हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, सीबीआई के अंदर है। तो ये एक बार क्विक रिवीजन है, इसको आप देख सकते हो। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है IAEA। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये जो मैं मैप बता रहा था ना, ये मैप कहाँ का है, ईरान का है। ये कहाँ का मैप है, ईरान का है।
अभी क्या हुआ यहाँ पे, थैंक यू सो मच टिया जी, ठीक है, ये ईरान का मैप है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक देश है इजराइल, आप सबको पता होगा, इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया है, इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया है। अब अटैक क्यों किया है, इसके देखो, इजराइल का कहना है कि हमने अटैक इस वजह से किया, ये जो ईरान है ना, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। क्या बना रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया तो ये अटैक किसके ऊपर करेगा, इजराइल के ऊपर करेगा। और इजराइल इतू सा तो देश है, बिल्कुल इतू सा देश है, छोटा सा देश है, अगर इस पर अटैक कर दिया गया तो इजराइल तो स्वाहा, इजराइल तो ख़त्म। तो इजराइल है वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। इजराइल किसके लिए लड़ रहा है, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी मौजूदगी के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए इजराइल है वो लड़ रहा है। तो इसलिए इजराइल ने कहा कि अगर ईरान है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा हम मर जाएंगे। तो इसने क्या किया, जहाँ जहाँ पर ईरान है वो बना रहा था, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, इनके जहाँ पर वो प्लांट लगे हुए थे, ठीक है, तो इजराइल ने उसी पर अटैक कर दिया, जहाँ पर इनके न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट वगैरह थे ना, उसी पर ही अटैक कर दिया, अटैक करके उनको नष्ट कर दिया, ठीक है। ये जगह थी, यहाँ पर अटैक किया गया है, ये फेरदोव है, ये तेहरान है, अराक है, ठीक है, यहाँ पर अटैक करके इनको ख़त्म कर दिया है। बदले में ईरान ने भी इजराइल पर अटैक कर दिया है, ये मुद्दा आया हुआ है। अब इसमें IAEA कहाँ पर आ जाता है, ये तो मुद्दा अलग हो गया। इस पर IAEA ये बीच में कहाँ से उछल के आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो जिक्र हो रहा है IAEA के बारे में। अब IAEA क्या है, एक संस्था है। IAEA क्या है, एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि परमाणु के बारे में बात करता है, यानी कि एटम के बारे में बात करता है। कोई भी देश परमाणु में मतलब काम करेगा, परमाणु संधि करेगा, परमाणु डील करेगा, परमाणु हथियार बनाएगा, ना न्यूक्लियर डील मान लो, परमाणु हथियार मान लो, परमाणु ऊर्जा मान लो, ऐसा कोई भी काम कर रहा है, उसे नियंत्रित करने का, रेगुलेट करने का, उसकी देखरेख करने का काम किसका है, IAEA का। परमाणु से संबंधित जो भी गतिविधियाँ की जाएगी, न्यूक्लियर के संबंधित जो भी गतिविधियाँ की जाएगी, उसे देखने का काम किसका है, IAEA का काम है। अभी जो IAEA है ना, इसने क्या किया है कि इसने ईरान को कहा है कि भाई साहब आप है ना, ये जो हमारा एक रेगुलेशंस होता है कि आप परमाणु हथियार नहीं बनाओगे, आप इसका मिसयूज़ नहीं करोगे, ये सारी बात होती है, तो आपने इसका मिसयूज़ किया है, आप परमाणु हथियार बनाए जा रहे हो। तो IAEA ने ईरान के खिलाफ बात की है, ईरान के खिलाफ बात की है कि आप ये जो है वो गलत कर रहे हो। अब ये जो IAEA है ना, ये कह रहा है कि देखो न्यूक्लियर होता है वो कैसे बनता है, न्यूक्लियर कैसे बनता है, उसमें जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम एक धातु है, ठीक है, इसका इनरिचमेंट किया जाता है। अब ये इनरिचमेंट क्या होता है, यूरेनियम धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। मान लो ये ऐसे एक पड़ा है, कचरे टाइप पड़ा है, अब इस कचरे को ऊपर से हटाओगे तो अंदर से क्या निकलेगा, सोना निकलेगा। ऊपर से ऐसी मिट्टी वगैरह पड़ी है, उसको हटाओगे तब अंदर से सोना निकलेगा। वैसे ही ये जो यूरेनियम है ना, यूरेनियम के ऊपर मान लो कि ये अपशिष्ट पदार्थ पड़ा है, कचरा पड़ा है, इसको हटाओगे तभी शुद्ध यूरेनियम निकलेगा। और ये जो शुद्ध यूरेनियम होता है, इसकी PDF टेलीग्राम से मिलेगी, मैसेज करना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, मैसेज करना क्लास के बाद में, ठीक है। ये जो यूरेनियम है, इसके ऊपर जो कचरा पड़ा है ये हटेगा, तभी अंदर से क्या निकलेगा, ये जो यूरेनियम के अंदर से ये हटेगा, ऊपर से क्या निकलेगा, अंदर से शुद्ध यूरेनियम निकलेगा। और यही जो शुद्ध यूरेनियम होता है, ये जो प्योर फॉर्म होती है, इसी से क्या बनता है, परमाणु बम बनता है। तो अगर ये 100% प्योर हो जाता है ना, तब इससे क्या बनता है, परमाणु बम बनता है। तो ईरान यही कोशिश कर रहा है, इसको शुद्ध करने की कोशिश कर रहा है। इसने अभी तक इसे 60% तक तो प्योर कर दिया है, ईरान ने यूरेनियम को 60% तक तो प्योर कर दिया है। अगर ये 100% तक इसे प्योर कर देगा तो क्या हो जाएगा, इससे न्यूक्लियर बम बन जाएगा, परमाणु बम बन जाएगा। तो IAEA एक इंटरनेशनल संस्था है, इसने कहा है कि भाई ईरान है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम में ये परमाणु बम बना भी दे। अभी इसके पास में इतना यूरेनियम है कि ये 10 परमाणु बम तो आराम से बना सकता है। ये किसने कहा है, IAEA ने कहा है। तो ये देखते हुए अब IAEA में ज़्यादातर संस्था कौन है, US है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ठीक है, ये सारे देश है वो इजराइल को हमेशा सपोर्ट करते हैं, इजराइल को हमेशा बैक करते हैं। इस वजह से IAEA द्वारा ये नोटिस किया जारी। अब ये जो मुद्दा है कहाँ जाएगा, UN में जाएगा। UN क्या करेगा, UN या हो सकता है कि ईरान के ऊपर सेंसेक्स लगा दे, क्योंकि UN में ज़्यादातर देश में कौन है, या तो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, US है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इनका वर्चस्व है।
तो ये हो सकता है आने वाले समय में ईरान के ऊपर फिर से सेंसेक्स लगा दे, ईरान को फिर से प्रतिबंधित करे। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि ईरान है उसने वो धीरे धीरे परमाणु बम बनाया जा रहा है, यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहा है। इसके खिलाफ IAEA नाम की जो संस्था है वो ईरान के खिलाफ नोटिस इश्यू किया है। आने वाले समय में ये मुद्दा है वो UN में जा सकता है, और UN है वो ईरान के खिलाफ है, वो क्या कर सकता है, आने वाले समय में ईरान को बैन कर सकता है, उस पर सेंसेक्स लगा सकता है। ये मुद्दा देखने को मिलता है। अब थोड़ा बहुत एक बार मुद्दा देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे इसमें भारत का क्या एंगल है, भारत को क्या करना चाहिए मेंस के पर्सपेक्टिव से, उसको भी देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें ये पहले इस मुद्दा को पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे चलते हैं, ये रहा IAEA ने 20 वर्ष बाद ईरान को उल्लंघनकर्ता घोषित किया है। 20 वर्ष बाद क्यों? क्योंकि एक बार पहले भी ये समझौता हो चुका था, उसके बाद में ईरान को कहा था IAEA ने कि आप ये गलत कर रहे हो, तो पहले भी ईरान को है ना ये नोटिस इशू किया गया था। अब 20 साल बाद में फिर से है वो नोटिस है वो इशू किया जा रहा है। तो अभी क्या हुआ, IAEA में टोटल कितने 35 में से 19 देशों ने 35 में से 19 देशों ने कहा है ईरान है वो न्यूक्लियर होता है नॉन प्रोलिफरेशन। इसका मतलब क्या होता है, ये न्यूक्लियर होता है, इसको बनाने का काम कर रहा है। न्यूक्लियर जो बॉम्ब होता है उसके खिलाफ एक ट्रीटी बनी हुई है। न्यूक्लियर एक बॉम्ब बनाया जाता है, जो न्यूक्लियर होता है ना उससे ऊर्जा भी बनती है, मतलब लाइट भी बनती है, उससे परमाणु बम भी बनता है। तो उसके खिलाफ उसे रोकने के लिए एक ट्रीटी मतलब एक संधि की गई है। परमाणु बम को रोकने के लिए एक ट्रीटी की गई है, एक संधि की गई है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिकेशन या फिर नाभिकीय अप्रसार संधि, नाभिकीय अप्रसार संधि जिसे कहा जाता है। ये जो नाभिकीय अप्रसार संधि होती है ना, इसमें क्या होता है, जो परमाणु बम होता है उसे बनाने से रोका जाता है, परमाणु बम को बनाने से रोका जाता है। किस संधि के तहत? ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसके तहत। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन मेरा शुद्ध नहीं है, ठीक है, बट आप समझ जाना। नाभिकीय अप्रसार संधि है, इसके तहत परमाणु हथियार बनाए जाते हैं, उसको रोका जाता है। तो इसमें कितने सदस्य हैं? उसमें 35 में से 19 सदस्यों ने कहा है कि भाई ईरान है इस संधि का उल्लंघन कर रहा है। ये जो नाभिकीय अप्रसार संधि है इसका ईरान है वो उल्लंघन कर रहा है, तो इसका निंदा किए और ये प्रस्ताव है वो पारित किया गया है। ठीक है जी, ये हमने बात की थी कि ईरान के खिलाफ एक नोटिस इश्यू किया गया है, एक प्रस्ताव पारित किया गया है, वो इसी प्रस्ताव के बारे में बात की है। ये प्रस्ताव किसने रखा था? फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने और US ने, क्योंकि ये जो देश है वो इजराइल के करीबी है, उनके द्वारा ही ये प्रस्ताव रखा गया था। बात करें IAEA की, तो IAEA है इसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान है वो 60% यूरेनियम का शुद्धिकरण कर चुका है, यानी कि यूरेनियम का प्लोरिफिकेशन कर चुका है, मतलब उसको शुद्ध कर सकता है, इनरिचमेंट कर चुका है। आने वाले समय में वो बॉम्ब बना सकता है, 9 बॉम्ब तक तो वो बना ही सकता है, इतनी उसके पास में कैपेसिटी अभी भी है। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है, ये मुद्दा जाएगा यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में। सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर है। 5 कौन कौन से? US, UK, फ्रांस, ठीक है, और कौन सा है? रसिया और चाइना। ये 5 मेंबर है। इन 5 मेंबर के पास में क्या है? वीटो पावर है। UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वो किसी भी देश के खिलाफ कोई सेना भेजनी हो, उस पर बैन लगाना हो, सेंसेक्स लगाना हो, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ये काम किया जाता है। तो ये 5 देश मिलकर जब किसी मामले को साइन कर देते हैं, यस बोल देते हैं, तब जाके वो काम हो जाता है। अभी ईरान के खिलाफ जो नोटिस जारी होगा उसके बाद में ईरान पे अगर सेंसेक्स लगेगा, अगर इन 5 देशों ने यस बोल दिया तो ईरान के खिलाफ है वो नोटिस जारी हो जाएगा। परंतु इसमें से ये रसिया और चाइना है वो कभी मतलब तैयार नहीं होंगे, कभी एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि रसिया और चाइना है वो ईरान के करीब है। ठीक है, इसलिए इस मुद्दे पे वो दोनों कभी एग्री नहीं होंगे। ठीक है जी, ये बात हो गई है। तो इससे पहले 2015 में भी ये समझौता हुआ था। मैं एक बार स्टोरी आपको पहले वाली बता देता हूँ। 2015 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन जो UNSC है, UNSC इसके 5 मेंबर कौन से? फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन, US और चाइना। इन 5 मेंबर प्लस एक कौन सा? ईरान। 5 + 1 6, इन 6 ने मिलकर एक समझौता किया था। 5 UNSC के मेंबर, एक था कौन सा? ईरान। इन 6 देशों ने मिलकर एक समझौता किया था। इस समझौते में क्या? इस समझौते में कहा गया था कि ईरान है ना, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, ईरान है वो परमाणु बॉम्ब नहीं बनाएगा। और अगर इसके बदले में ईरान अगर परमाणु बॉम्ब नहीं बनाता है, बदले में ईरान पर हम सेंसेक्स नहीं लगाएंगे,
उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, बदले में ईरान की हम हेल्प भी करेंगे, उसके इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हम उसकी हेल्प करेंगे, उसे आगे बढ़ाने में हम ईरान की मदद करेंगे। तो ईरान है वो इस समझौते से एग्री कर गया था और उसने कह दिया था कि नहीं, आज के बाद में मैं कोई भी परमाणु बम नहीं बनाऊंगा, मैं ओनली परमाणुओं का उपयोग बिजली बनाने में करूंगा। ठीक है, परमाणु का उपयोग मैं केवल बिजली बनाने में करूंगा, कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब है वो मैं नहीं बनाऊंगा। 2015 में ये समझौता हुआ। उसके बाद में 2019 में आते हैं ट्रंप जो कि एक सन की इंसान है, जो कि एक पागल इंसान है। इस पागल इंसान ने आते ही बोला ईरान के खिलाफ, ईरान से जो ये समझौता किया गया था, ईरान से ये जो बैन हटाने का समझौता किया गया था, मैं इस समझौते से बाहर आ जाता हूं। अभी ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा कि ट्रंप का कहना था कि ईरान है वो चोरी चुपके ये काम करता जा रहा था। ईरान ने कहा था कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाऊंगा, परंतु ईरान है वो चोरी चुपके ये काम कर रहा था। इसलिए ट्रंप नाराज हो गए। नाराज होकर इन्होंने कह दिया भाई मैं इस समझौते से है वो बाहर आ रहा हूं। ठीक है, तो ट्रंप बाहर आ गए। तो ईरान ने कहा अगर आप ये समझौता तोड़ रहे हो, इसका मतलब है कि अब हम भी परमाणु बॉम्ब बनाएंगे। तो धीरे धीरे ईरान है वो परमाणु बॉम्ब बनाने की ओर अग्रसर होता है, वो धीरे धीरे इस पर काम करना है वो ईरान ने स्टार्ट कर दिया। अब ईरान ने जैसे स्टार्ट किया, यूएस मतलब अमेरिका और इजराइल, ये दोनों देश है वो टेंशन में आ गए और धीरे धीरे ये दोनों देश है वो ईरान पे अटैक करते हैं। समय समय पर ये दोनों देश है वो ईरान के वैज्ञानिकों को मारते हैं, जो परमाणु बम बना रहे उनको मारते हैं, इनके जो सेना के अध्यक्ष होते हैं, सेना के जो लीडर होते हैं, धीरे धीरे इनको मारते आ रहे हैं। तो ये पूरा मुद्दा है वो इतिहास में चला आ रहा है। 2015 में ये बैठक हुई थी, उसके दौरान प्रतिबंध थे वो हटा दिए गए थे, ईरान के साथ में एक समझौता किया गया था, वो समझौता फिर एंड हो गया। ये देखो यही बात यहाँ पे लिखी है, 2015 में ईरान के साथ में एक परमाणु समझौता हुआ था। कौन कौन से देश थे? चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूके, अमेरिका और एक था ईरान। इनके बीच में समझौता हुआ था, जिसे जैकोपा कहा जाता है। जैकोपा का मतलब होता है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये जैकोपा कब हुआ था? ये 2015 में हुआ था। इसके तहत ईरान है वो उस पर जो प्रतिबंध हटा दिए गए थे और ईरान है वो परमाणु बम नहीं बनाएगा, ये बात की गई थी, परंतु ईरान ने इस बात को नहीं माना और परमाणु बम बनाना चालू रखा। ठीक है जी, समझ में आ गया। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया था। देखो एक मैं ना आपको काम की चीज़ बताता हूँ। कई बार क्या होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ये जो रेजुलेशन होते हैं ना, ये न्यूज़ में आते हैं। जी, फ्रांस, रशिया, यूएस, ब्रिटेन, इजराइल नहीं, ईरान है, चाइना को भी ऐड करो। P5 में 5 देश हैं, P5 के 5 देश, एक चाइना, एक ईरान, ये 6 देश थे। जैकोपा में 6 देश थे। और अगर आप बात कर रहे हो, नहीं हाँ आप यही बात करना चाह रहे हो कि जैकोपा में कितने देश थे, तो जैकोपा में 6 देश थे, 5 P5 के और एक था ईरान। प्रीलिम के लिए एक चीज़ याद रखना, यूनाइटेड नेशन, हाँ कोई दिक्कत नहीं। प्रीलिम के लिए एक बात याद रखना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो कोई रेजुलेशन पारित करती है ना, उस रेजुलेशन के थोड़े बहुत नंबर याद रखने की तो कोशिश करना, क्योंकि कई बार यूपीएससी प्रीलिम इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजुलेशन 231 मतलब 2231, यहाँ पे है 2231, ये किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेती कई बार। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये जो रेजुलेशन है 2231, ये किससे संबंधित है? ये ईरान के साथ में जो P5 देशों का समझौता हुआ था उससे संबंधित है, यानी कि ये जैकोपा से संबंधित है, यानी कि ईरान है वो परमाणु डील नहीं करेगा, परमाणु बम नहीं बनेगा, उससे संबंधित है यूनाइटेड नेशन का ये है रेजुलेशन 2231। ठीक है जी, ये पॉइंट है वो आप याद रखना, याद रहेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ईरान की जिम्मेदारी थी कि ईरान है वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। अब हम फिर से एक बार आ जाते हैं किस पे, भारत का इसके साथ में क्या मतलब लेना देना है, भारत का कहाँ मैटर करेगा, क्या भारत इसमें करेगा। तो हमने बात की थी ईरान है वो परमाणु बम बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ कौन है? इजराइल है और कौन है? यूएसए है। ये दोनों देश, इजराइल और यूएसए, ये दोनों देश है वो इजराइल के खिलाफ है, अरे ईरान के खिलाफ है। ईरान कह रहा है मैं परमाणु बम बनाऊंगा और ये दोनों देश है वो विरोध कर रहे हैं। ये लंबे समय से एक टेंशन देखने को मिल रही है। इसके खिलाफ में इजराइल ने ईरान पे अटैक भी किया है, बदले में ईरान ने इजराइल पे अटैक किया है और यूएसए भी धमकी दे रहा है कि मैं भी ईरान पे अटैक कर सकता हूँ। अब इसमें भारत कहाँ आता है, भारत का एंगल कहाँ है? तो देखो भारत की ईरान से भी दोस्ती है, भारत की इजराइल से भी दोस्ती है, यूएसए तो बिना लेना देना का है, यूएस की तो किसी से दोस्ती नहीं है, ये तो बिना धड़े का है, किसी से ये कोई मतलब रखता नहीं है।
तो भारत की इन दोनों देशों से दोस्ती है। अब भारत क्या चाहेगा कि भाई अगर मैंने इजराइल का साथ दिया तो ईरान नाराज हो जाएगा, और ईरान का साथ दिया तो इजराइल नाराज हो जाएगा। तो भारत इन दोनों देशों को नाराज नहीं करना चाहता है, भारत दोनों के साथ में बनाकर रखना चाहता है। क्योंकि हमारा एक पोर्ट है चाहबार पोर्ट, ईरान है ना, ईरान की एक जगह है चाहबार में, वहाँ पर भारत ने एक पोर्ट बनाया है। इस पोर्ट के हेल्प से भारत है वो अफगानिस्तान के साथ में रिश्ते साझता है, अफगानिस्तान में अपनी चीज़ें भेजता है, वहाँ से चीज़ें मंगवाता है, कहाँ से, चाहबार पोर्ट से होते हुए। तो अगर भारत और ईरान की दुश्मनी हो गई तो ये चाहबार पोर्ट तो गया काम से, ये भारत की जहाँ पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी ये तो डूब जाएगी। इस वजह से भारत ईरान के बिगाड़ना नहीं चाहता। साथ ही साथ में ईरान से भारत है वो तेल भी खरीदता है, इस वजह से भारत ईरान से मतलब दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। इजराइल है वो भारत की मदद करता है, कोई भी वॉर हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसमें इजराइल हमेशा भारत की मदद करता है। इस वजह से भी भारत है वो इजराइल से भी दुश्मनी नहीं करना चाहता। तो भारत यहाँ पर फंस गया है। अब आने वाले समय में क्या हो सकता है, ईरान यहाँ पे मान लो इजराइल, अब ईरान के सपोर्ट में कौन कौन आ सकता है, रसिया, चाइना, ये किसके सपोर्ट में आ सकता है, ईरान के सपोर्ट में। इजराइल के सपोर्ट में कौन कौन आ सकता है, यूएस और यूरोप। यहाँ पे पाकिस्तान है वो भी ईरान के सपोर्ट में आ सकता है। तो ये एक वर्ल्ड वॉर की और सिचुएशन जा रही है कि वर्ल्ड वॉर आ सकती है। इसमें भारत है ना वो फंस के रह गया है, भारत ना तो इधर जा पा रहा है ना इधर जा पा रहा है, दोनों के बीच में फंस के रह गया भारत। ये दिक्कत देखने को मिलती है भारत की कि भारत है वो ऐसी स्थिति में फंस गया है कि ये दोनों की ओर ये चाहता है कि भाई वॉर रुक जाए, और हम भी यही चाहते हैं कि ये वॉर है वो रुक जाए। क्योंकि अगर वॉर होती है तो हमारा ही नुकसान है, क्योंकि एक तो ऑयल की प्राइस बढ़ जाएगी, साथ ही साथ में ये जो स्थान है ना, ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है, यहाँ पर अगर टेंशन बढ़ती है, यहाँ पर अगर अस्थिरता बढ़ती है तो हमारा जो व्यापार है वो बाधित होगा। क्योंकि ईरान के पास से हम व्यापार करते हैं, यहाँ पे जो रूट है ना वहाँ से हम व्यापार करते हैं, तो वो बाधित होगा तो भारत का व्यापार बाधित हो जाता है। तो इसलिए भारत कभी नहीं चाहे कि यहाँ पे अस्थिरता बढ़े, यहाँ पे टेंशन बढ़े। तो ये भारत का एंगल है, ठीक है। तो आईआर के पर्सपेक्टिव से भारत का एंगल भी आपको पता होना चाहिए कि भारत चाहता क्या है और भारत की अभी सिचुएशन क्या है, ठीक है। समझ आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आर्टिकल हमारा है रुद्राष्ट्र हाइब्रिड यूएवी के बारे में। प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी काम की चीज़ है। रुद्राष्ट्र हाइब्रिड यूएवी क्या है ये आर्टिकल और क्यों है चर्चा में? चर्चा में इस वजह से है कि राजस्थान के पोखरण, राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर, वहाँ पर है पोखरण। राजस्थान के पोखरण में अभी भारत ने ये जो है ना रुद्राष्ट्र हाइब्रिड यूएवी इसका परीक्षण किया है। ये एक क्या है, ड्रोन है। यूएवी का मतलब होता है अनअमैड व्हीकल, मतलब जिसमें आदमी नहीं बैठता है, और वो एक व्हीकल होता है जो कि उड़ता है। मतलब एक ऐसा इस प्रकार का हेलीकॉप्टर है जिसमें आदमी नहीं होता है फिर भी वो उड़ता है, बिना आदमी के हेलीकॉप्टर चलता है, इसे कहा जाता है यूएवी, जो कि बिना आदमी के काम करता है। अब ये एक प्रकार का ड्रोन ही है जिसे हम कह रहे हैं ना यूएवी, ये ड्रोन ही है जिसमें हथियार होते हैं, जो उड़ता है, दुश्मनों को मार के वापस आ जाता है। तो एक प्रकार का ये ड्रोन है, वो एक प्रकार का क्या है, अनमैड व्हीकल है, ठीक है। इसका परीक्षण कहाँ पर किया भारत ने? इसका परीक्षण भारत ने किया है राजस्थान के पोखरण में। राजस्थान में पोखरण में इसका परीक्षण किया गया है और ये सफल परीक्षण था। अब ये भारत के लिए किस प्रकार से बेनिफिट हो सकता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। न्यूज आपको समझ में आ गई। रुद्राष्ट्र नाम याद रखना इसका, रुद्राष्ट्र हाइब्रिड यूएवी। अगर प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे रुद्राष्ट्र हाइब्रिड यूएवी क्या है, ये एक अनमैड व्हीकल है, ये एक प्रकार का ड्रोन है। किसके द्वारा तैयार किया गया है? भारत के द्वारा तैयार किया गया है। नाम क्या है इसका? रुद्राष्ट्र हाइब्रिड यूएवी। यहाँ तक याद रहेगा, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसके बारे में अगर बात करें, रुद्राष्ट्र यूएवी के बारे में बात करें तो इसने कौन बनाया है, कौन सी कंपनी है जो इसे बना रही है? कंपनी का नाम है सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड। प्रीलिम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं रुद्राष्ट्र यूएवी का, इसे कौन सी कंपनी ने बनाया है। यूपीएससी गलत आपको स्टेटमेंट देगी कि क्या ये रुद्राष्ट्र यूएवी है, इसने किसने बनाया? इसको डीआरडीओ ने बनाया है, इसको डीआरडीओ ने बनाया या और किसी कंपनी का नाम दे देगा। तो ऐसे स्टेटमेंट क्रिएट करेगा जिसमें 4 स्टेटमेंट होगी और इसके सामने वाली स्टेटमेंट होगी या तो वो गलत होगी या दूसरी किसी कंपनी का नाम दे देगा। तो आपको इसलिए याद रखना है कि रुद्राष्ट्र यूएवी को डीआरडीओ ने नहीं बनाया है, रुद्राष्ट्र यूएवी को
किसने नहीं बनाया? डीआरडीओ ने नहीं बनाया है। तो किसने बनाया है इसको? सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा रुद्रास्त्र यूएवी को बनाया गया है, इसको डीआरडीओ ने नहीं बनाया है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? रुद्रास्त्र यूएवी को किसने बनाया है? इसको डीआरडीओ ने नहीं बनाया है, सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। ये क्या होता है? अनअमैड एरियल व्हीकल, यानी कि बिना पायलट वाला हवाई वाहन होता है। इसमें पायलट नहीं होता है, बिना पायलट वाला हवाई वाहन होता है, जो दूर से कंट्रोल किया जाता है, ऑटोमेटिक चलता है। ऑटोमेटिक मतलब इसमें इस प्रकार का सिस्टम होता है, ये अपने आप ही चलता है। यहाँ से उड़ा, अपने दुश्मन को यहाँ पे जाके मारा और फिर यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो ये एक ऑटोमेटिक है, ठीक है, ऑटोनोमस काम करता है। इसमें टेक्नोलॉजी ऐसे है कि अपने आप ही काम कर जाती है, ठीक है जी। यूएवी का मतलब समझ में आ गया? यूएवी का मतलब होता है अनमैड एरियल व्हीकल, यानी कि बिना पायलट वाला हवाई वाहन। बिना पायलट वाला हवाई वाहन जिसमें पायलट कोई भी नहीं है, अपने आप ही काम करता है, ऑटोमेटिकली ये चलता है। ये जो उपलब्धि है ये हमारे आत्म भारत, जो आत्म भारत हमारा एक मिशन है, आत्म भारत हमारी एक योजना है, उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आत्म भारत क्या है? आत्म भारत जो स्कीम है ना, इसके तहत भारत सरकार चाहती है कि हम जो भी चीज़ें बना रहे हैं वो भारत में ही बनाएं, भारत को खुद को सेल्फ डिपेंड बना दे, आत्मनिर्भर बना दे। इसकी वजह से ये योजना हमारी चलाई गई थी, इसकी वजह से ये हमारी स्कीम चलाई गई थी। और इसी के तहत ये जो रुद्रास्त्र यूएवी है वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि अगर इस प्रकार का टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, एक तो हमारी जो डिफेंस सेक्टर है वो स्ट्रांग होगा, हमारा जो रक्षा क्षेत्र है वो मजबूत होगा, साथ ही साथ में हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। एक हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिट होगा, साथ ही साथ में इससे हमारा जो रक्षा क्षेत्र है वो भी मजबूत होगा। ठीक है जी, ये बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी विशेषता क्या क्या है। हम बात कर रहे हैं ना रुद्रास्त्र यूएवी की, इसकी विशेषता क्या है, इसके फीचर क्या है। अगर इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें VTOL टेक्नोलॉजी है। VTOL, अभी VTOL टेक्नोलॉजी क्या होती है? VTOL टेक्नोलॉजी का मतलब होता है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, मतलब ये यहाँ से सीधी उड़ान भरेगा, ठीक है, और यहीं पर वापस आ जाएगा। इसको किसी रनवे की आवश्यकता नहीं होती। जैसे फ्लाइट को उड़ने के लिए रनवे की आवश्यकता होती है, फिर फ्लाइट उड़ पाता है, तो ये जो है ना VTOL टेक्नोलॉजी वर्टिकल टेक ऑफ, सीधे ऐसे टेक ऑफ करेगा और सीधे लैंड कर जाएगा, सीधे टेक ऑफ करेगा, सीधे लैंड कर जाएगा। इसको किसी रनवे की आवश्यकता नहीं होती। वर्टिकल का मतलब यही होता ना, वर्टिकल का मतलब ये सीधे होता ना, तो ये सीधे टेक ऑफ करेगा, ऊपर उड़ेगा और लैंडिंग कर जाएगा। इसे किसी रनवे की आवश्यकता नहीं होती है। तो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग की क्षमता इसके पास में, इसको रनवे की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कहीं पे भी ऑपरेशन करना है, मान लो पाकिस्तान की यहाँ पर ऑपरेशन करना है, तो इसको यहाँ से सीधा उड़ाएंगे, यहाँ पे मारेगा और वापस आ जाएगा। किसी लैंडिंग की आवश्यकता नहीं है, किसी रनवे की आवश्यकता नहीं है, कोई कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ये सीधे अपना काम करके वापस आ जाएगा। ये रियल टाइम में सर्वेलेंस करता है, रियल टाइम, तुरंत आपको, मतलब रियल टाइम में लाइव ये सर्वेलेंस करता है और टारगेट करता है। 50 किलोमीटर तक ये सटीक निशाना लगाता है। मान लो यहाँ पर कोई बंदा बैठा है, यहाँ से ये डायरेक्ट यहीं पे निशाना लगाएगा। 50 किलोमीटर ये डायरेक्ट सीधा निशाना लगाता है, सटीक निशाना लगाता है। रेंज क्या है? 170 किलोमीटर तक की उड़ान कर सकता है और 1.5 घंटा 1.5 आवर है, लगातार है ये हवा में रह सकता है, बिना किसी लाइट के, बिना किसी फ्यूल के 1.5 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। 170 किलोमीटर तक की ये दूरी है वो तय कर सकता है। ये इसकी कैपेसिटी की बाद में बात करें कि इसमें वॉरहेड, मतलब कितने हथियार ये ले जा सकता है, तो ये एंटी पर्सनल वॉरहेड लगे हुए हैं उसमें। मध्यम ऊंचाई तक, मिड एल्टीट्यूड तक ये ऊपर जा सकता है और सटीक निशाना है वो लगा सकता है। ऑटोमेटिक वापसी, एक बार किसी को नष्ट किया और वापस उसी जगह पे आ जाएगा। ठीक है जी, बात में समझ आ गया? क्या बात कर रहे हैं? रुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं। रुद्रा जो कि अनमेड व्हीकल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एक प्रकार का ड्रोन है, मारेगा वापस आ जाएगा। ये इसमें टेक्नोलॉजी है, VTOL टेक्नोलॉजी है, जो वर्टिकल लॉन्च करेगा और वापस आ जाएगा। रियल टाइम में सर्विलेंस करेगा। इसका सीधा टारगेट है, डायरेक्ट निशाने पे लगता है, ठीक है। वॉरहेड क्षमता भी अच्छी खासी है और ऑटोमेटिक वापसी भी कर जाता है। ठीक है जी, ये हमारा पूरा आर्टिकल था किसके बारे में? रुद्रास्त्र UAV व्हीकल के बारे में। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कॉस्मिक डाउन के बारे में। क्या है कॉस्मिक डाउन? कॉस्मिक डाउन है ना, एक रोशनी है ब्रह्मांड की,
एक रोशनी देखने को मिली है। यूनिवर्स है ना, वहाँ पर एक रोशनी देखी मिली है जिसे कॉस्मिक डाउन कहा जाता है। अब क्या हुआ था, वैज्ञानिकों का एक टेलीस्कोप, ये हमारा एक है ना टेलीस्कोप है। क्या है ये एक टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप के माध्यम से 13 अरब साल पुरानी एक सिग्नल को देखा गया है। सिंपल भाषा में कहूँ बात आपको तो एक है ना टेलीस्कोप है जिसका नाम है क्लास टेलीस्कोप। क्या नाम है? जिसका नाम है क्लास टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप के माध्यम से, टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरदर्शी, जो दूर देखने में मदद करती है ना, तो ये क्लास नाम का दूरदर्शी है, एक टेलीस्कोप है। इसके माध्यम से 13 अरब साल पुराना एक सिग्नल देखा गया है। 13 अरब साल पुराना एक सिग्नल है वो पकड़ा गया है। और ये जो है ना वैज्ञानिक, उनका कहना है कि ये किससे संबंधित है? ये कॉस्मिक डाउन यानी कि प्रकाश युग से संबंधित है। अब ये प्रकाश युग क्या होता है पहले बात कर लो। ये जो टेलीस्कोप है ये कहाँ पर है? ये अट्टाकामा रेगिस्तान है ना, वहाँ पर ये स्थित है। चिली एक देश है, वहाँ पर अट्टाकामा एक डेजर्ट है, वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, उससे ये सिग्नल पकड़ा गया है। अब हम बात कर रहे हैं प्रकाश वर्ष की, या हम बात कर रहे हैं प्रकाश युग की, या कॉस्मिक डाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉस्मिक डाउन क्या होता है? बिग बैंग थ्योरी का आपने सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था, बहुत एक बड़ा ब्रह्मांड था, उसमें ब्लास्ट हुआ और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। एक पूरा यूनिवर्स था, मान लो एक बहुत बड़ा गोला है, उसमें ब्लास्ट हुआ और वो छोटे छोटे टुकड़ों में है वो बट गया। ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, इसे क्या कहा जाता है? इसे बिग बैंग कहा जाता है। तो ये जो कॉस्मिक डाउन है इसको बिग बैंग से भी पहला माना जाता है कि बिग बैंग से पहले क्या होता था, एक पूरा यूनिवर्स में एक गोला था और उसके चारों ओर लाइट ही लाइट थी। उसके चारों ओर क्या था? प्रकाश ही प्रकाश था, उजाला ही उजाला है। तो ये बिग बैंग से पहले जो यूनिवर्स था उसके बारे में बात की जाती है कि वहाँ पर कॉस्मिक डाउन था, तो इस लाइट को पकड़ा गया है। ये जो क्लास टेलीस्कोप है इसके माध्यम से इस कॉस्मिक डाउन को पकड़ा गया है। ठीक है, जो कि बिग बैंग से पहले की बात करता है। कॉस्मिक डाउन बिग बैंग से 50 लाख से 1 अरब के बीच का है। बिग बैंग जो थ्योरी हुई थी उसके दौरान की बात कर रहे हैं हम। इसमें क्या होता, ब्लैक होल है, आकाशगंगा है, वो बनना प्रारंभ हुई थी। ब्लैक होल क्या होता है? जैसे मान लो सूरज है, सूरज क्या है? एक तारा है। अब ये तारा धीरे धीरे अपनी रोशनी को खो देगा। सूरज जैसे अलग अलग स्टार होते हैं, जैसे हमारा सन है वैसे अलग अलग स्टार होते हैं। स्टार में क्या होता है? रोशनी होती है, लाइट होती है। ठीक है, ये जो लाइट होती है, जो इनकी ऊर्जा होती है, धीरे धीरे ये खत्म हो जाती है। खत्म होकर वो एक ब्लैक होल बन जाता है, मतलब काला होल बन जाता है। उसमें इतना ज़्यादा ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ना वो इसमें इतना ज़्यादा होता है कि उसके नज़दीक कोई भी जाएगा ना तो उसमें चला जाएगा और वापस कभी भी नहीं आ पाएगा। ये चीज़ क्या कहलाती है? ये चीज़ कहलाती है ब्लैक होल कहलाती है। तो उस दौरान ब्लैक होल बनना शुरू हुआ था, आकाशगंगाएं बनना प्रारंभ हुई थी। ये कॉस्मिक डाउन है, उस समय के बारे में बात की जाती है। बात करें टेलीस्कोपी के बारे में, क्लास टेलीस्कोपी की, तो ये मान लो क्लास टेलीस्कोपी क्या करती है, ये कोई पृष्ठभूमि है, इसके बारे में जानकारी देती है। कोई भी सतह है ना कहीं की, उस सतह के बारे में जानकारी देती है क्लास टेलीस्कोपी। क्लास टेलीस्कोपी के बारे में बात याद रखना, कॉस्मिक डाउन के बारे में याद रखना। बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, इसको सिंपल तरीके से रखने की कोशिश करना। प्रीलिम में क्वेश्चन आया तो यही आएगा, कॉस्मिक डाउन क्या है या क्लास टेलीस्कोपी क्या है, क्लास टेलीस्कोपी के माध्यम से क्या चीज़ें देखी गई थी। बस बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा कोई ऐसे रैंडम क्वेश्चन इससे बनेगा नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है आरबीआई का बॉन्ड बेबैक स्कीम के बारे में। क्या है? बॉन्ड बाईबैक, बेबैक मतलब बाईबैक, बॉन्ड बाईबैक स्कीम के बारे में। इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, बॉन्ड बाईबैक स्कीम होती क्या है? बॉन्ड बाईबैक स्कीम क्या होती है? देखो एक बार, यहाँ पे ये आरबीआई है, यहाँ पे ये गवर्नमेंट है, मान लो ये गवर्नमेंट है, यहाँ पे दूसरी बैंक है। अब गवर्नमेंट है वो अपनी सिक्योरिटीज किसको देती है? आरबीआई को देती है। बदले में आरबीआई गवर्नमेंट को क्या देती है? पैसे देती है। गवर्नमेंट जो भी इनकी सिक्योरिटीज होती है, शेयर बॉन्ड होते हैं, वो आरबीआई को देते हैं। आरबीआई बदले में गवर्नमेंट को पैसे देते हैं। अब ये सिक्योरिटी किसके पास आ गई? आरबीआई के पास में आ गई। अब बैंक होती है वो सिक्योरिटी क्यों खरीदती है? बैंक ये सिक्योरिटी इस वजह से खरीदती है ताकि गवर्नमेंट इनको क्या देगी? बदले में ब्याज दे देगी। ठीक है, बदले में इनको प्रॉफिट हो सकता है, इसलिए बैंक होती है ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है वो आरबीआई से लेती है, बदले में आरबीआई को क्या देती है? पैसे देती है। ठीक है, जैसे मान लो ये 5 रुपये का कोई बॉन्ड है गवर्नमेंट का, ये बैंक इसको खरीद लेगी, बदले में 5 रुपये आरबीआई को दे देगी। अभी 5 रुपये का बॉन्ड है, धीरे धीरे इसके प्राइस बढ़ेगी तो ये वापस है वो आरबीआई इससे खरीद लेगी। अभी क्या हुआ है, अभी महंगाई वो ज़्यादा नहीं है आरबीआई के अकॉर्डिंग, अभी महंगाई है वो 2 से 6% के बीच में है। तो आरबीआई को टारगेट दिया गया है
आप महंगाई को 2 से 6% के बीच में रखो। अगर आरबीआई ये जो टारगेट है इसे अचीव कर लेती है, यानी कि महंगाई को 2 से 6% के बीच में रख लेती है, तो दूसरा आरबीआई का टारगेट है आप इकोनॉमी में बूस्ट लेके आओ, इकोनॉमी को ग्रो करवाओ। अब आरबीआई इकोनॉमी को ग्रो कैसे करवा सकती है? इसके लिए आरबीआई क्या करेगी, अपने पास जो पैसे हैं ना वो कहाँ पर देगी, बैंकों को दे देगी। बैंकों को बोलेगी आप सस्ते सस्ते पैसे ले जाओ। इसके लिए आरबीआई रेपो रेट कम कर सकती है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट है वो कम कर सकती है, ताकि रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इन सब माध्यमों से आरबीआई है वो क्या करेगी, पैसों को बैंकों को दे देगी। अगर आरबीआई पैसों को बैंकों को दे रही है, इसका मतलब बैंक के पास में ज़्यादा पैसे आएंगे। बैंक के पास में अगर ज़्यादा पैसे आएंगे तो बैंक है वो लोन भी ज़्यादा देगी। बैंक लोन ज़्यादा देगी तो आरबीआई को बेनिफिट होगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगी। अगर लोन है वो, देखो बैंक के पास ज़्यादा पैसे थे तो बैंक ने लोगों को लोन भी ज़्यादा दिया। लोगों को अगर लोन ज़्यादा मिला तो लोगों ने खरीदारी ज़्यादा की तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। ये टारगेट अचीव हो गया ना। इसी प्रकार से आरबीआई अभी क्या कर रही है, बैंक के पास में जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पड़ी है, आरबीआई कह रही है कि भाई आप ये सिक्योरिटी वो हमें वापस दे दो, बदले में आप पैसे ले लो, हमें ये सिक्योरिटी वापस दो। अब ये बैंक है, आरबीआई को जब ये सिक्योरिटी देगी बदले में बैंकों को क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। और जब बैंकों के पास में पैसे होंगे तो बैंक्स क्या करेंगी, इस पैसों को लोन में देगी लोगों को अगर सस्ते ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, खर्चा ज़्यादा करेंगे, शॉपिंग ज़्यादा करेंगे। और लोग अगर शॉपिंग ज़्यादा करेंगे तो हमारी इकोनॉमी के लिए ये बेनिफिट साबित हो सकता है, लाभदायक साबित हो सकता है। बात समझ में आ गई। आरबीआई है वो शेयर का, बॉन्ड का बाईबैक क्यों कर रही है, क्योंकि उसको इकोनॉमी में ग्रोथ करनी है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आरबीआई क्या बॉन्ड बेबैक स्कीम है, जिसमें वो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड थे जो बैंक के पास में थे, आरबीआई है वो वापस खरीद रही है। आरबीआई के द्वारा बैंकों से सरकारी बॉन्ड यानी कि जीसेक वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह, उसको मैच्योरिटी के पहले, मैच्योरिटी मतलब 5 साल के लिए रखनी थी गिरवी। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे 100 रुपये लिए, बदले में मैंने एक मेरे पास में जो सोना था वो आपके पास में गिरवी रख दिया। मैंने आपसे 100 रुपये लिए, बदले में ये सोना था आपके पास में गिरवी रख दिया, और मैंने बोला मैं 5 साल बाद में 100 रुपये दे के जाऊँगा, इसका ब्याज दे के जाऊँगा, और बदले में ये जो सोना है वो वापस ले जाऊँगा। अब मैंने बोला 2 साल बाद में ही मैंने बोला भाई है ना, तेरे तू 100 रुपये पकड़, बदले में मेरा सोना मेरे को वापस दे दे। तो ये जो मैच्योरिटी थी ना, जो ये परिपक्व होने था, उससे पहले ही मैंने ये वापस दे दिया है। मतलब आपने परिपक्वता से पहले ही सोना है वो वापस ले लिया। आप एफडी करवाते हो ना, एफडी 5 साल की करवाते हो पर बीच में ही तोड़ लेते हो, तो वैसा ही आरबीआई ने खेल किया है। आरबीआई ने समय से पहले है वो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड है वो वापस ले लिए हैं। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था पैसों को मार्केट में भेजना। इसका क्या उद्देश्य था, पैसों को मार्केट में भेजना। जितने ज़्यादा पैसे हैं वो बैंक के पास में होंगे, उतना ज़्यादा वो लोन देगा और बेनिफिट हो जाएगा। तो पैसों को मार्केट में भेजना, यही सबसे बड़ा इसका उद्देश्य था, ठीक है। इससे सरकार को भी बेनिफिट होगा क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और आरबीआई को बॉन्ड मिल जाएंगे। ये पूरा आर्टिकल था हमारा किसके बारे में, आरबीआई के बॉन्ड बैक स्कीम के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल है मे डे कॉल के बारे में। अभी मे डे कॉल होता क्या है, अहमदाबाद से एक फ़्लाइट है वो लंदन के लिए जा रही थी। आप सबको ये न्यूज़ पता होगा, अहमदाबाद से लंदन के लिए एक फ़्लाइट जा रही थी और बीच में ही वो जो फ़्लाइट है वो नष्ट हो गई, मतलब क्रैश हो गई, जल गई पूरी तरह से, ब्लास्ट हो गया उसमें। जब वो फ़्लाइट है वो क्रैश हुई, उसकी वजह से 241 जो पैसेंजर उसमें थे, जो सवारी थी, वो ख़त्म हो गई। वो भी ऑन द स्पॉट उसके साथ ही डेथ हो गई, मृत्यु हो गई उनकी। तो ये न्यूज़ आपको सबको पता होगा कि अहमदाबाद से लंदन के लिए एक फ़्लाइट जा रही थी, वो क्रैश हो गई। इसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। सबको पता है इस न्यूज़ के बारे में। अब जब फ्लाइट है वो हवा में होती है, फ्लाइट है वो मतलब टेक ऑफ कर जाती है। अब टेक ऑफ करती है तब वो हवा में होती है। हवा में होती है तब क्या होता है, जब ये फ़्लाइट हवा में होती है ना, तब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है फ्लाइट में। जब फ्लाइट हवा में होती है तब किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, इन द सेंस फ्लाइट को कोई भी दिक्कत हो रही है कि फ़्लाइट अब चढ़ने में मुश्किल है, फ़्लाइट कभी भी नष्ट हो सकती है, फ़्लाइट कभी भी जल सकती है, फ़्लाइट लैंड नहीं कर पा रही है, फ़्लाइट के इंजन काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो फ्लाइट के अंदर जो ये कैप्टन बैठा होता है ना, ये कैप्टन क्या कहता है, ये कैप्टन आवाज़ देता है किसको, जो टीम होती है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो टीम होती है, एटीसी की टीम होती है, उसको कहता है कि मेडे मेडे मेडे, मतलब ये फ्लाइट है वो क्रैश हो सकती है, आपातकाल स्थिति है, आप हमारी कोई मदद करो। क्या कहने का मतलब है, मेडे कॉल का मतलब होता है फ्लाइट जब हवा में होती है और वो किसी भी वजह से वो क्रैश कर सकती है, उसमें दिक्कत आ सकती है, उसके इंजन काम नहीं कर रहे हैं,
इस दौरान जो अंदर बैठे हुए जो पायलट होते हैं, पायलट एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है, एटीसी होते हैं, एटीसी को कॉल करेंगे और बोलेंगे मेडे कॉल, मेडे कॉल, मेडे कॉल। मतलब हमारी मदद करो, हमारी फ्लाइट है वो काम नहीं कर रही है, हमारी फ्लाइट के इंजन काम नहीं कर रहे हैं, हमारी फ्लाइट में वो दिक्कत आ गई है। तो मेडे कॉल का मतलब क्या होता है? मेडे कॉल का मतलब होता है आपातकाल की स्थिति। अब है वो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, अब हमारी सिचुएशन नहीं है कि हम इसको जो हमारी फ्लाइट है उसको संभाल सकते हैं, हमारी मदद करो, नहीं तो फ्लाइट है वो कभी भी नष्ट हो सकती है, फ्लाइट है वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो मेडे कॉल आपको समझ में आ गया। मेडे कॉल क्या होता है? मेडे कॉल होता है इमरजेंसी सिचुएशन में, आपातकालीन परिस्थितियों में जब फ्लाइट का कैप्टन होता है वो बात करता है, इसे मेडे कॉल कहा जाता है। ठीक है जी। मेडे कॉल का इतिहास क्या है? मेडे कॉल 1920 के दशक में ये शुरू किया गया था। एक फ्रेंच के जो अधिकारी थी उसके द्वारा ये बात स्टार्ट की गई थी। तो इसके इतिहास के बारे में याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मेडे कॉल के बारे में याद रखना। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा इस जो आर्टिकल है वो है प्राइज सपोर्ट स्कीम के बारे में, PSS के बारे में। प्राइस सपोर्ट इंडेक्स क्या होता है या प्राइस सपोर्ट स्कीम क्या होती है? आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात सुना होगा, MSP के बारे में। जब जो किसान होते हैं वो फसल उगाते हैं, फसल उगाने के बाद में वो क्या करते हैं, अपनी फसल को, मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो ये नाम का कोई किसान है, इसने गेहूँ उगाया है, अब ये मार्केट में बेचने जाएगा, उसे 20 रुपये मिलेंगे। अब लेकिन सरकार है वो MSP देती है। MSP में सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि भाई हम एक खर्चा निकालेंगे, एक अनुमान निकालेंगे, भाई गेहूँ उगाने में आपको कितना खर्चा आया होगा, आपको गेहूँ उगाने में, मजदूरी में, ठीक है, उसको जो भी आपने बुआई वगैरह करवाई होगी उसमें कितना खर्चा आएगा, उस खर्चे के अकॉर्डिंग मैं एक अनुमान लगाऊंगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? एक अनुमान लगाएगी। मान लीजिए सारा खर्चा करने में आपको 25 रुपये का खर्चा आया है, पूरा गेहूँ उगाने में आपको 25 रुपये का खर्चा आया है। इस 25 रुपये के बाद में 2 रुपये का एक्स्ट्रा करके मैं आपको 27 रुपये दे दूंगा। यानी कि मिनिमम सपोर्ट क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि आपको वह न्यूनतम प्राइस दी जाएगी। देखो गवर्नमेंट है कि वो हमें 27 रुपये में खरीदेंगे, अगर इससे कोई ऊपर दे रहा है तो आप उससे खरीद लो, परंतु अगर इससे कोई नीचे दे रहा है तो हम आपसे खरीद लेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है हम उस न्यूनतम प्राइस पे खरीदेंगे, गारंटी से खरीदेंगे। अगर आपसे कोई नहीं खरीद रहा है उस कीमत पर, मतलब 27 रुपये गवर्नमेंट दे रही है, अगर 27 तक कोई और खरीद रहा है या 27 से ज़्यादा कोई प्राइस दे रहा है तो आप उनको बेच दो। अगर 27 कोई नहीं दे रहा है तो हम आपसे खरीद लेंगे। गवर्नमेंट MSP क्यों देती है? क्योंकि किसान होते हैं, उनके पास में जो फसल वो उगाते हैं, अब फसलों के जो दाम होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, कई बार फसलों के दाम होते हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है। तो सरकार कहती है आप टेंशन मत करो, हम आपको मिनिमम सपोर्ट तो कर ही देंगे। अगर आपसे कोई नहीं खरीदेगा तो आपको मिनिमम सपोर्ट तो प्रोवाइड कर ही देंगे, इसलिए आप टेंशन मत लो, आप तो अपने फसल उगाओ, कोई आपसे नहीं खरीदेगा तो मिनिमम सपोर्ट पर हम आपसे ये खरीद ही लेंगे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत ये काम किया जाता है कि किसानों से न्यूनतम प्राइस पर चीज़ें खरीदी जाती है। ठीक है, न्यूनतम प्राइस पे जो उनका अनाज होता है, उनका जो धान होता है, उनकी जो फसल होती है उसको खरीदा जाता है। तो प्राइस सपोर्ट स्कीम है वो MSP के तहत ही है, मतलब MSP में जो हेल्प की जाती है वो भी प्राइस सपोर्ट के अंतर्गत ही होता है। अभी चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में इस वजह से है कि सरकार ने मूंग की फसल के लिए जो PSS है, प्राइस सपोर्ट स्कीम है, उसमें खरीद को मंजूरी दे दी है। मतलब आप गर्मी में जो मूंग की फसल उगाए थे उसको किस प्राइस पे खरीदना है, सरकार ने उसको मंजूरी दे दी है। PSS क्या होता है? प्राइस सपोर्ट स्कीम है वो PM आशा योजना के तहत है, प्रधानमंत्री आशा योजना है, उसके तहत एक PSS स्कीम है, प्राइस सपोर्ट स्कीम है। ठीक है, वो इसी के अंतर्गत काम करती है। इसमें जो अलग अलग फसलें होती हैं उसमें MSP दी जाती है, न्यूनतम प्राइस सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, किसको? MSP दी जाती है, न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है। जो किसान होते हैं, जो भी फसलें उगाते हैं, उनको मिनिमम सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी। प्राइस सपोर्ट इंडेक्स क्या होता है, प्राइस सपोर्ट स्कीम क्या है, MSP क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कौन लागू करता है इसे? इसे कृषि और किसान कल्याण विभाग के द्वारा इसे लागू किया जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है PSF, पब्लिक स्टेबलिशन जो फंड होता है उसके तहत पैसे इसमें पैसे दिए जाते हैं और किसानों को अच्छे दाम मिल जाए, यही इसका उद्देश्य है। किसानों को अपनी फसल के उचित दाम मिल जाए, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है जीरो बॉन्ड कूपन के बारे में, या जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं, या जीरो बॉन्ड कूपन के बारे में क्या होता है। सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी नहीं, छोड़ लो, मैंने आपको
100 रुपये का नोट दिया है, मैंने आपको 100 रुपये का नोट दिया है, परंतु मैंने ये 100 रुपये का जो नोट दिया है ना, बदले में आपसे कितने लिए? 60 रुपये लिए। इस 100 रुपये को छोड़ो, एक मान लो मोबाइल है, एक मोबाइल है जिसकी रियल प्राइस कितनी है? 100 रुपये है, जिसकी रियल प्राइस कितनी है? 100 रुपये है, पर मैंने आपको ये कितने में दिया है? 60 रुपये में दिया है। मैंने आपको बोला है कि भाई आप ये 100 रुपये का मोबाइल है, मैं आपको 60 रुपये में दे रहा हूँ, आप अपने पास ये रख लो, जब मैं ये वापस लेने आऊँगा तब आपको 100 रुपये दूंगा, मतलब आपको 40 रुपये का प्रॉफिट होगा। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है? कूपन मान लो ये कंपनी है, कंपनी का कोई बॉन्ड है, इस बॉन्ड की प्राइस क्या है? 100 रुपये है, परंतु कंपनी इसको कितने में दे रही? 60 रुपये में दे रही। कंपनी किसी व्यक्ति को ये 100 रुपये का जो बॉन्ड है वो 60 रुपये में दे रही है, जब ये वापस खरीदने जाएगी तब इसको 100 रुपये देंगे, क्योंकि इस पर लिखा 100 रुपये है, इस पर लिखा कितना? 100 रुपये है। दे कितने में? 60 रुपये में रही है। जब ये वापस लेने जाएगा, कंपनी इससे वापस ये खरीदेगी, तब बदले में 100 रुपये लेगी, बदले में 100 रुपये देगी। तो उस जो खरीदने वाला व्यक्ति था उसको कितना फायदा हो रहा है? 40 रुपये का फायदा हो रहा है। ये फिर से समझ नहीं आया आपको? सिंपल भाषा में समझाऊं, एक कोई कंपनी है, कंपनी के पास में अपना बॉन्ड है, उस बॉन्ड पर लिखा कितना है? ये जो बॉन्ड है उस पर लिखा है कि ये 100 रुपये का बॉन्ड है। अब कंपनी ने बोला कोई भी मेरा ये बॉन्ड खरीद लो, मैं आपको ये 60 रुपये में दूंगी। अभी कंपनी 60 रुपये में दे दी, जब ये वापस खरीदेगी तो इसको 100 में खरीदेगी। 100 में क्यों खरीदेगी? क्योंकि इस पर 100 रुपये लिखा है, इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये है। तो जब ये वापस खरीदेगी तब ये 100 रुपये में ही खरीदेगी। कंपनी ऐसा क्यों करती है? कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए वो अपने बॉन्ड इश्यू करती है। बॉन्ड इश्यू करती है, उसे फेस वैल्यू पे कर दिया। फेस वैल्यू मतलब फेस 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू थी, लेकिन कंपनी ने बोला भाई आपको याद नहीं रहेगा मैंने कितने में खरीदा था, मैंने कितने में बेचा था, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब ऐसे कंपनी को दिक्कत हो जाएगी, याद नहीं होगी, तो कंपनी क्या करती है, 60, अभी यहाँ पे 100 लिखा है ना, इसको 60 में बेच दिया। नहीं तो देखो अभी 100 का था, आपने 110 का बेचा, 110 का क्या खरीदा, ऐसे मेरे को याद नहीं है, मैंने कितना बेचा कितना खरीदा मेरे को नहीं पता है, मैंने 60 का बेचा 70 का बेचा मुझे याद नहीं है। अभी मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, अभी मान लो एट परसेंट की, आज के दिन में मैं ये 100 रुपये का मोबाइल है वो 60 में बेच रहा हूँ। 10 साल बाद में मेरे को हो सकता है ये याद नहीं है कि मैंने कितना बेचा था, परंतु जब मैं इसके वापस खरीदने के लिए जाऊँगा तब मैं इसको 100 में ही खरीदूंगा, क्योंकि इस पर 100 रुपये लिखा है। ठीक है, उस टाइम का मेरे को याद नहीं कि मैंने इसको कितने बेचा था, पर जो इस पर 100 रुपये लिखा है, तो जब मैं इसे वापस खरीदूंगा तब 100 में ही खरीदूंगा। तो जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, कंपनी अपना जो बॉन्ड इश्यू करती है, कंपनी अपना जब बॉन्ड इश्यू करती है तो उसकी जो रियल प्राइस होती है, रियल इसकी प्राइस थी 100 रुपये, उससे कम प्राइस पर इश्यू करती है। इसकी जो रियल वैल्यू थी, जो रियल प्राइस थी, उससे कम प्राइस पर इसे इश्यू किया जाता है। रियल इस पे लिखा था 100 रुपये और इसको 60 पे इश्यू कर दिया, 70 पे इश्यू कर दिया, 80 पे इश्यू कर दिया। इसकी रियल प्राइस से इसे कम वैल्यू पर, इसके जो रियल प्राइस थी, उसका जो रियल मूल्य था उससे कम मूल्य पर इसको बेच दिया। और कंपनी जब इसको वापस खरीदेगी तब इसकी रियल वैल्यू पे खरीदेगी। कंपनी जब इसको वापस खरीदेगी तो इस पर जो वैल्यू लिखा होगा वही देगी। तो खरीदने वालों को क्या फायदा है, उसको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उसको कम में खरीदा महंगा में बेच दिया तो वो प्रॉफिट हो गया। कंपनी को क्या फायदा होगा, कंपनी को पैसे मिल जाएंगे। तो यही आर्टिकल था जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है कि रियल वैल्यू पर तो मतलब कम वैल्यू पे बेचा जाता है और रियल वैल्यू पे खरीदा जाता है, उसकी जो भी वैल्यू होती है उससे कम में खरीदा जाता है। ठीक है, और इसमें जो रियल वैल्यू थी उसे कम वैल्यू में तो बेचा जाता है और वापस खरीदा जाता है उसकी रियल वैल्यू पे। तो ये था जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल है एजेंटिक एआई के बारे में। एजेंटिक एआई क्या है, भारत की एक एआई की कंपनी है। ठीक है, उसके द्वारा ये कृत्रिम एआई है, कृत्रिम एआई इसे तैयार किया गया है जिसे एजेंटिक एआई कहा जा रहा है। एजेंटिक एआई है वो खुद से निर्णय लेगी। खुद से निर्णय मतलब अभी आप चैट जीपीटी से बोलोगे कि आप भाई कैब बुक कर ले, तो कैब बुक करके आपको नहीं दे सकती, क्योंकि उसके पास में इतना वो नहीं है आपके डेटा वगैरह कि वो आपको कैब बुक करके दे। वो आपको तरीका बताएगी भाई कैब कैसे बुक की जाती है, पर वो कैब बुक करके नहीं देगी। ये जो एजेंटिक एआई है जो कि कृत्रिम एआई के द्वारा बनाई गई है, ये आपको अगर आप इसको कहोगे कि भाई मेरे को कैब बुक करके दे, तो ये आपको कैब बुक करके दे देगी, क्योंकि इसके पास में आपका सारा डेटा होगा, सारा एक्सेस होगा, तो आपको कैब बुक करके दे देगी। आप बोलोगे कोई मेरे को ऑर्डर करके दे, तो वो आपको चीज़ मंगवा के दे देगी। तो ये जो कृत्रिम एआई है वो आपको कृत्रिम एआई है वो आपकी हेल्प करेगी, ये खुद से ही निर्णय लेगी। आप जो काम बोलोगे वो ऐसे नहीं बोलेगी ये काम ऐसे किया जा सकता है, वो करके बताएगी कि ये काम मैं करके देती हूँ। कैब बुकिंग करवा रहा हो, बिल पेमेंट करना हो या और भी कोई काम करना हो, तो ये सारे काम है वो ये कृत्रिम एआई है वो आपको करके दे देगी।
ठीक है, ये बहाने नहीं बनाएगी कि आप खुद कर लो कि मैं इसमें समर्थ नहीं हूँ, ये आपको करके ही दे देगी। ठीक है, अब कौन सी कंपनी ने बनाया ये इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके काम की है नहीं। ओके जी, नेक्स्ट आर्टिकल है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में बात करें तो 12 जून 2025 को इसकी स्थापना को 120 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इस वजह से ये चर्चा में है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसको 12 जून 2025 को 120 वर्ष है वो पूरे हो चुके, इस वजह से ये चर्चा में है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। 1905 में पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन संस्थापक थे? गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे। मतलब इसकी स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की गई थी? 1905 में की थी। कहाँ पर की गई थी? पुणे महाराष्ट्र में की थी। और सदस्य कौन कौन थे? जी.के. देवधर, ए.वी. पटवर्धन और ए.वी. द्रविड़, ये 3 और मेंबर थे जिन्होंने इसकी हेल्प की थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापना 1905 में किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और संस्थापक कौन थे? देवधर, पटवर्धन और द्रविड़, ये 3 और इनके मेंबर थे। ओके जी, महात्मा गांधी से क्या संबंध था? गोपाल कृष्ण गोखले हैं महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले है वो महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, मेंटोर मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि महात्मा गांधी है ना, वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी रह चुके हैं, मेंबर भी रह चुके हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? युवाओं को तैयार करना और राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करना, सेल्फलेस सर्विस करना, किसकी? देश की, बिना किसी स्वार्थ की देश की सेवा करना, ये इसका उद्देश्य था। क्या क्या काम किया जाता था? शिक्षा का प्रसार किया जाता था, सामाजिक सेवा की जाती थी, नागरिकों का कर्तव्य बताया जाता था और उनको जागरूक भी किया जाता था। साथ ही साथ में राजनीति और धर्म से दूर रह के काम किया जाता था। और धार्मिक और राजनीतिक संस्था थी वो सांप्रदायिक, गैर सांप्रदायिक संस्था थी, किसी भी प्रकार का संप्रदाय को सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री का टॉपिक है, प्रीलिम के लिए बहुत काम का है, इसको याद जरूर रखना। नेक्स्ट है पास एक्स, एक एक्सरसाइज के बारे में। पास एक्स नाम की एक एक्सरसाइज है, इतना सा याद रखना, ये भारत और ब्रिटेन के मध्य होती है, बस इतना ही याद रखना, ये सारी चीजें याद मत रखना। पास एक्स है वो भारत और ब्रिटेन के मध्य होती है। पास एक्स एक्सरसाइज किस किस के मध्य होती है? भारत और ब्रिटेन के मध्य। पास एक्स एक्सरसाइज किस किस के मध्य होती है? भारत और ब्रिटेन के मध्य होती है। पास एक्स एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है? भारत और ब्रिटेन के मध्य। 3-4 बार बोल लो, याद रह जाएगा। नेक्स्ट है श्रीमंत शंकरदेव के बारे में आर्टिकल है। श्रीमंत शंकरदेव कौन थे? एक महान संत थे, एक महान संस्कृति पुनरुत्थान करता थे। जीवन काल 1449 में इनका जन्म हुआ था, 1568 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आलीपुखरी में हुआ था, असम में इनका जन्म हुआ था। समाचार में क्यों है? क्योंकि इनके नाम पे एक अवार्ड है, इनके नाम पे श्रीमंत शंकरदेव है ना, इनके नाम पर एक अवार्ड भी है। और वो अवार्ड किनको मिला है? ये अवार्ड मिला है एक नृत्यांगनी है सोनल मानसिंह, इनको ये अवार्ड मिला है, इस वजह से चर्चा में है। ये जो श्रीमंत शंकरदेव जी है, इनके नाम पर एक अवार्ड है जो कि सोनल मानसिंह है, उनको ये अवार्ड मिला है, इस वजह से ये चर्चा में है। बात करें शंकरदेव जी के बारे में, धार्मिक सुधारक थे, 15वीं शताब्दी के एक महान संत थे, 15वीं शताब्दी के समाज सुधारक थे। इन्होंने एक शरण धर्म की स्थापना की थी, एक शरण धर्म है उसकी स्थापना की थी। वैष्णव संत थे, जो वैष्णव धर्म है उनके संत थे, भगवान कृष्ण की भक्ति पर आधारित थे। ये सारे रटने वाले पॉइंट है, इनको समझाने की आवश्यकता वैसे भी नहीं है, इस वजह से मैं डायरेक्ट ही पढ़ रहा हूँ। सारे रटने वाले हैं, आप रट्टा मारो जिंदाबाद रखो, सारे पॉइंट याद कर लो। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? कीर्तन घोषा इनकी रचना थी, जिसमें इन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में बात की थी, भगवान कृष्ण का गुणगान किया था। ये जो रचना थी ना, ये असमिया भाषा में थी। दूसरी है गुणमाला जो रचना थी उसमें भगवत पुराण के बारे में बात की गई थी। फिर और कौन कौन सी रचना थी इसमें? भक्ति प्रदीपा, भक्ति रचना का और कीर्तन घोषा, ये भी कुछ और रचनाएं थी जो भी इनके द्वारा रची गई थी। नाटक कौन कौन से थे? एक अंकिया नाट था जो इनके द्वारा रचा गया था। इसके अलावा भावना, ये भी एक नाटक था जो इनके द्वारा रचा गया था। शास्त्रीय नृत्य, ये भी इनके द्वारा रचा गया था। तो ये था शंकरदेव जी के बारे में आर्टिकल। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था, महत्वपूर्ण आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिए हैं। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, सारे आर्टिकल देख लेना। पीडीएफ चाहिए, कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम में मिलेगी।
मैसेज कर दो, मैं टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।